इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 51 नॉर्थ मिस्टिक हेवन क्रिस्टल पैलेस। सुबह बच्चों की क्लास खत्म होने के बाद राजमेहरा आराम कर रहे थे। अनन्या और बाकी बच्चे बेडरूम के सामने बगीचे में खेल रहे थे। कुछ ही देर में राजमेहरा ने उनकी बकबक सुनी। राजमेहरा ने सिर उठाया और देखा कि चारों छोटी लड़कियां कागज और कलम लेकर जमीन पर बैठी थीं। जाहिर है वे साथ में चित्र बना रही थीं और खेल रही थीं। और वे जिस बात पर बहस कर रही थीं वह थी आसमान में तारे। अनन्या ने ब्रश अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और आसमान की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। मुझे लगता है कि तारे झपकते हैं। यह एक आंख की तरह दिखता है। तो तारे बड़ी और खूबसूरत आंखों की तरह दिखते हैं। ये कहते हुए उसने कागज पर एक जोड़ी आंखें बना दी। रिया, अलीशा और राधिका आगे बढ़कर देखने लगीं और अपना सिर हिलाया। रिया ने कहा, मुझे लगता है कि चून की तारे इतने चमकीले हैं इसलिए वे रत्नों की तरह दिखते हैं। जैसे ही उसने बात की उसने कमरे में रत्न की उपस्थिति के अनुसार एक तारा बनाया। अलीशा ने अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, तारे गोलाकार हैं इसलिए वे क्रिस्टल टॉड द्वारा उगले गए अमर मोतियों की तरह दिखते हैं। ऐसा करके उसने अपने पैरों को एक साथ क्रॉस किया, कागज को अपने पैरों पर रखा और एक वृत्त बनाया। राधिका ने रिया और अलीशा के चित्रों को देखा और अपना सिर हिलाया। आप सभी गलत हैं। तारे बहुत चमकीले हैं। वे आग की तरह हैं। ये तेज दिखता है और ये लपटों से जल रहा है। उसे डर था कि उसकी 3 बहनें उसके विचारों को स्वीकार नहीं करेंगी। उसने अपने कागज पर लपटों का एक बड़ा गोला बनाया। अनन्या, रिया और अलीशा ने उसकी ड्राइंग को देखने के बाद अपना सिर हिलाया। राधिका, तारे बिल्कुल ऐसे नहीं होते। ये सही है, ये बिल्कुल भी सितारों जैसा नहीं दिखता। राधिका, तुमने इन्हें बहुत बड़ा बनाया है। ये देखकर कि उसकी तीनों बहनें असहमत हैं, राधिका दुखी होकर बोली, लेकिन तुम्हारे भी सितारे जैसे नहीं हैं। चारों छोटी लड़कियां फिर से बहस करने लगीं। हालांकि उनमें से कोई भी नाराज नहीं थी। स्पष्ट रूप से चारों बहनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता था। यह विवाद उनके रिश्ते को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता था। राजमेहरा ने हस्तक्षेप नहीं किया। बच्चों के विकास के लिए इस तरह की बहस बहुत जरूरी थी। इससे न केवल उनकी चीज़ों की समझ बेहतर हो सकती थी बल्कि इससे लचीली सोच भी विकसित हो सकती थी। हालांकि छोटी लड़कियां स्पष्ट रूप से न्याय करने के लिए एक निष्पक्ष और आधिकारिक व्यक्ति ढूंढना चाहती थीं। बहस करते हुए उन्होंने राजमेहरा की ओर देखा। पिताजी, आइए और देखिए, हम में से किसने सितारों को सबसे यथार्थवादी तरीके से बनाया है। छोटी लड़कियों ने एक स्वर में कहा। राजमेहरा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह एक एक करके उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ा और बोला, तुम सबने सही बनाया है। तारा खुद गोल है लेकिन चमकता है और टिमटिमाता है। इसलिए जब हम उन्हें दूर से देखते हैं तो हम उन्हें अपनी कल्पना के अनुसार अलग अलग आकार में बना सकते हैं। उसकी बातें सुनकर छोटी लड़कियां खुशी से हंस पड़ीं। अगर उनके पिता ने ऐसा कहा है तो ये सच ही होगा। देखने से लग रहा था कि सभी लोग चित्र बनाने में अच्छे थे। अलीशा ने राजमेहरा की उंगली खींची। तो पिताजी, आपको तारे कैसे दिखते हैं? ठीक है पिताजी, जल्दी से बताओ। मैं डैडी की ड्राइंग देखना चाहती हूँ। मैं इसका बहुत इंतजार कर रही हूँ। अनन्या, रिया और राधिका तुरंत दिलचस्पी लेने लगीं। अपनी बेटियों के उत्सुक और उत्साहित भावों को देखकर राजमेहरा केवल इतना ही कह पाए, ठीक है ठीक है ठीक है डैडी, आप लोगों को दिखाने के लिए मेरी आंखों में तारे कैसे दिखते हैं इसका चित्र बनाएंगे। चारों छोटी लड़कियों ने एक साथ सिर हिलाया। डैडी ने जो तारे बनाए हैं वे बहुत दिलचस्प होंगे। राजमेहरा ने अपने पिछले जीवन में देखे गए कार्टून चित्रों के अनुसार कागज पर एक पेंटाग्राम बनाया। क्या तारे ऐसे भी हो सकते हैं? अनन्या और बाकी सभी तुरंत ही असीम जिज्ञासा से भर गए। उनके पिता द्वारा बनाए गए तारे वाकई अनोखे थे। राजमेहरा ने छोटी लड़कियों के हाव भाव देखे और उन्हें लगा कि एक तारा बहुत नीरस है, इसलिए उन्होंने कुछ और बनाए। फिर उन्होंने हर पेंटाग्राम में एक जोड़ी आंखें बनाई। वाह! छोटी लड़कियां चौंक कर चिल्ला उठीं। कितना प्यारा तारा है। पिताजी वाकई चित्र बनाने में बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसे तारे बहुत पसंद हैं। मैं आसमान से सारे तारे तोड़ना चाहती हूँ। राजमेहरा की परफेक्शन के बाद कागज पर बने तारों में एक प्यारा कार्टून जैसा वाइब था और उन्होंने तुरंत ही छोटी लड़कियों का दिल जीत लिया। डिंग! इस समय सिस्टम की आवाज़ अचानक राजमेहरा के दिमाग में गूंजी। आपने अपनी बेटियों के लिए एक ड्राइंग सबक पूरा कर लिया है। इनाम, ग्रैंडमास्टर स्तर की ड्राइंग स्किल्स। सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर राजमेहरा अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सके। सच में उन्होंने लापरवाही से कुछ सितारे बनाए और परिणामस्वरूप ग्रैंडमास्टर स्तर की ड्राइंग स्किल्स प्राप्त की। ये बहुत बढ़िया था। दूसरी बार सोचने पर लगा कि वह इस नए हुनर को पाकर भाग्यशाली था। भविष्य में जैसे जैसे उसकी बेटियां बड़ी होती जाएंगी वह अनिवार्य रूप से अधिक कठिन चित्रों के संपर्क में आएगा। अपने ग्रैंडमास्टर स्तर के ड्राइंग कौशल के साथ वह निश्चित रूप से इन छोटी लड़कियों को आसानी से संभाल पाएगा। महल के प्रवेश द्वार से एक सुगंधित और ताज़ा हवा बह रही थी। दीपिका ने अपनी चारों बेटियों को धीरे से देखा और फिर राजमेहरा की ओर देखा। तुम कल अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए बच्चों को निचले क्षेत्र में ले आए हो, है न? हाँ, राजमेहरा ने सिर हिलाया। मैं उन्हें त्योहार के लिए नीचे लाया था और पूरे दिन उनके साथ खेला।
जैसे ही वे दोनों बात कर रही थीं, छोटी लड़कियां दौड़कर आईं और दीपिका को राजमेहरा का तारा थमा दिया। माँ देखो, ये वह तारा है जिसे डैडी ने बनाया था। क्या ये बहुत सुंदर नहीं है? दीपिका ने करीब से देखा और अपना सिर हिलाए बिना खुद को मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। चूंकि वह एक शाही परिवार में पैदा हुई थी, इसलिए उसने न केवल अनगिनत विशेषज्ञों के चित्र देखे थे, बल्कि वह कला में भी निपुण थी। उसकी राय में राजमेहरा के ड्राइंग के मानक वास्तव में घटिया थे। हालांकि वह बता सकती थी कि राजमेहरा ने इन सितारों को बहुत मेहनत से बनाया था और बच्चों को वे पसंद आए थे। दीपिका राजमेहरा और बच्चों के उत्साह को कम नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कहा, ये सुंदर है। ही मुझे पता था कि माँ को भी ये पसंद आएगा, रिया ने खुशी से कहा। फिर छोटी लड़कियां ड्राइंग लेकर एक तरफ भाग गईं। उनके पिता बहुत अच्छी तरह से ड्राइंग करते थे और वे सभी इसे जल्द से जल्द सीखना चाहती थीं ताकि वे अपने पिता की तरह सुंदर सितारे बना सकें। बच्चों को खेलते हुए देखकर राजमेहरा आराम करने के लिए कुर्सी पर लौट आए। दीपिका ने एक पल के लिए चुपचाप उन्हें देखा और शालीनता से आगे बढ़ गईं। उसने अपना सुंदर हाथ हिलाया और 0 से 4 अत्यंत उत्तम पुस्तकें निकाली और उन्हें राजमेहरा को सौंप दिया। यह उत्तर रहस्य शास्त्र है, शाही परिवार की प्राचीन पुस्तक जिसे हमारे रहस्यवादी बर्फ महल ने हजारों वर्षों से रखा है। इन शास्त्रों में खगोल विज्ञान, भूगोल और सैन्य चिकित्सा शामिल हैं। वे अत्यंत कीमती हैं। जब आप खाली हों तो आप इसे देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसने मन ही मन सोचा कि चूंकि राजमेहरा साधना करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वह कम से कम खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ किताबें तो पढ़ ही सकता है न? एक आदमी के पास या तो साहित्यिक कौशल होना चाहिए या सैन्य कौशल। वह इतना आलसी नहीं हो सकता। इसके अलावा उसने देखा कि बच्चों की देखभाल करने के अलावा राजमेहरा के पास कुछ खाली समय था। अधिक किताबें पढ़ने में कोई बुराई नहीं थी। राजमेहरा ने उत्तर रहस्य शास्त्र पर लापरवाही से नजर डाली। इतनी मोटी किताब में कम से कम 4 से 5 मिलियन शब्द थे। राजमेहरा का सिर इसके बारे में सोचते ही दुखने लगा। इसे पढ़ना तो दूर की बात है। इसके अलावा अब उनके पास परम रहस्य सूत्र था, इसलिए इसमें उत्तर रहस्य सूत्र की सामग्री भी शामिल थी। इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए राजमेहरा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। चूंकि यह शाही परिवार की कीमती किताब है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे अपने पास ही रखें। अध्याय 52। दीपिका ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर वह मार्शल आर्ट नहीं सीखता तो ठीक था, लेकिन वह पढ़ने के बजाय लेटना पसंद करता था। क्या वह वाकई अपनी बाकी की जिंदगी आराम से बिताने वाला था? चुपचाप नॉर्थ मिस्टिक सूत्र को एक तरफ रख देने के बाद दीपिका ने अपने दांत पीस लिए। वह वाकई राजमेहरा से एक सवाल पूछना चाहती थी। उस समय उसने उससे शादी करने की कसम खाई थी। क्या वह लेटकर उससे शादी करने वाला था? एक लंबी सांस के बाद दीपिका अंत में कुछ भी कहने में असमर्थ थी। वह पहले ही राजमेहरा की साधारण पहचान और स्थिति को स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए परेशान क्यों होना? अगर वह ऐसा कहती भी तो वह खुद को और भी ज्यादा नाराज कर लेती। खुद को क्यों परेशान करना? कुछ न कहना ही बेहतर था। वह सिर्फ खुद को नाराज कर लेती। दीपिका ने गहरी सांस ली और मुस्कुराने की कोशिश की। चूंकि तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है तो भूल जाओ। हाँ, राजमेहरा को ये किताबें देखकर वाकई सिरदर्द होने लगा। जीवन का मतलब है इसका आनंद लेना। इसके अलावा उसके पास इतना शक्तिशाली सिस्टम था। वह खुद को क्यों परेशान करे? ऐसा लग रहा था कि दीपिका ने यह सुझाव बस यूं ही दिया था। पढ़ना है या नहीं, यह फैसला अभी भी उसके हाथ में था। तो वह निश्चित रूप से नहीं पढ़ेगा। वे दोनों चुप हो गए और माहौल अजीब हो गया। दीपिका ने अपना सिर हिलाया और अपनी बेटियों की ओर चलने लगी। इस समय कनिका काली रोशनी से बाहर निकली और गंभीरता से बोली, महाराज कुछ हुआ है? क्या हुआ? दीपिका ने पूछा। कनिका ने कहा, नॉर्थ मिस्टिक हेवन के ब्लू मून नेशन के क्राउन प्रिंस आदित्य को डोंग्युआन हेवन के स्टेलिस्की नेशन के क्राउन प्रिंस देवनाथ ने पकड़ लिया है। दीपिका ने भौहें सिकुड़ी। स्टेलिस्की किंगडम के क्राउन प्रिंस ने वास्तव में ब्लू मून नेशन के क्राउन प्रिंस को पकड़ लिया है। क्या हो रहा है? कनिका ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों राजकुमार सीमा पर खेती कर रहे थे और गलती से उन्हें एक अमर तलवार मिल गई, इसलिए वे इसके लिए लड़ पड़े। मूल रूप से ये तलवार आदित्य के पास पहले से ही थी। देवनाथ क्रोधित था और उसने तलवार छीनने की योजना बनाई। जब आदित्य ने उससे बहस की तो उसे धोखा दिया गया। न केवल देवनाथ ने आदित्य को पीटा, बल्कि उसने उसका अपहरण भी किया और उसे स्टेलिस्की किंगडम ले आया। उसने आदित्य पर उसे चोट पहुंचाने का आरोप लगाया और ब्लू मून नेशन से उसे एक बड़ी राशि का मुआवजा देने के लिए कहा। हे, दीपिका गुस्से से हंसी। देवनाथ वास्तव में साहसी है। स्टेलिस्की राष्ट्र इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह इतना निर्लज होने की हिम्मत कर सके, है न? कनिका ने जल्दी से सिर हिलाया। महाराज सही कह रहे हैं। स्टेलिस्की किंगडम के इतने अहंकारी होने का कारण यह है कि स्टेलिस्की किंगडम के राजा ने अपनी बहन को डोंग्युआन स्वर्ग के सम्राट को उपपत्नी के रूप में दे दिया है। इस मामले को अब संभालना बहुत मुश्किल है। दीपिका ने ठंडे स्वर में कहा, अगर इसे संभालना आसान नहीं है तो बल का इस्तेमाल करें। डोंग्युआन स्वर्ग उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के दक्षिण पश्चिम की सीमा पर स्थित एक क्षेत्र था। सम्राट दीनानाथ वंशी के नेतृत्व में उनका शाही परिवार उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग से बहुत अलग था।
कारण था। पहला कारण ये था कि दीनानाथ वंशी के दूसरे राजकुमार वंश ने एक बार दीपिका को प्रपोज किया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके कारण वंशी शाही परिवार दीपिका को नापसंद करता था। दूसरा कारण ये था कि डोंगयुआन स्वर्ग और दक्षिण रहस्यवादी स्वर्ग बहुत करीब थे, और दक्षिण रहस्यवादी स्वर्ग के सम्राट राहुल वासु ने भी जब प्रपोज किया था तो उसे अस्वीकार कर दिया गया था। इन कारणों से उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग, डोंगयुआन स्वर्ग और दक्षिणी रहस्यवादी स्वर्ग में बहुत मतभेद हो गए। दीपिका उनसे असहमत थीं, इसलिए इस बार दीपिका ने समस्या का सीधा समाधान करने का फैसला किया। चूंकि दूसरे पक्ष ने उसका सम्मान नहीं किया, इसलिए उसे, दीपिका को, उसका सम्मान करने की जरूरत नहीं थी। महाराज, आप स्टेलरिस की किंगडम जाना चाहते हैं? कनिका का मानना था कि एक बार दीपिका स्टेलरिस की किंगडम चली गई तो दूसरी पार्टी निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा के कारण उसे आज्ञाकारी रूप से जाने देगी। दीपिका ने ठंडे स्वर में कहा, बेशक, लेकिन आप ही जा रहे हैं। मैं दीनानाथ वंशी से निपटना चाहती हूँ। कनिका ने चौंकते हुए भाव प्रकट किए। महामहिम स्थिति को बदलने और डोंगयुआन स्वर्ग के शाही परिवार को दबाने का अवसर लेने की कोशिश कर रही थी। दीपिका ने फिर मुड़कर अपनी चारों बेटियों को धीरे से देखा। बच्चों, मुझे कुछ काम निपटाना है। ठीक है माँ, ज्यादा मेहनत मत करो। अलविदा माँ, हमारी चिंता मत करो, आगे बढ़ो। हाँ, हमारे साथ पिताजी भी हैं। माँ, अपना ख्याल रखना। जब उसने देखा कि चारों छोटी लड़कियां कितनी विचारशील हैं, तो दीपिका खुशी से मुस्कुराए। ठीक है, इन 4 प्यारी लड़कियों के साथ वह बाहर की बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। दीपिका ने राजमहरा की तरफ देखा और कनिका के साथ चली गई। उसके जाने के कुछ समय बाद टीना एक सफेद पेगासस पर क्रिस्टल पैलेस में उतरी। घोड़े से उतरने के बाद टीना खुशी से राजमहरा के पास आए और हंसी। नमस्ते चचेरी बहन। राजमहरा मुस्कुराए। तुम यहाँ क्यों आए हो? कुछ जरूरी काम है। टीना ने चारों लड़कियों की तरफ देखा। अनन्या, यहाँ आओ। क्या है? छोटी लड़कियां तुरंत चारों ओर इकट्ठा हो गईं। टीना ने 4 कैंडी निकाली और उन्हें प्यार से बांट दिया। फिर उसने राजमहरा की ओर देखा और कहा, मैं कल सुबह परम आरंभ पवित्र भूमि की तलवार दाव परीक्षा में भाग लूंगी। मैंने अपने चचेरे भाई से कहा कि मैं बच्चों को वहां लाऊंगी। वह स्थान भी पवित्र भूमि थी जहां मेरी चचेरी बहन ने तलवार दाव की साधना की थी। वह लंबे समय से बच्चों को वहां के वातावरण का अनुभव कराना चाहती थी। हालांकि वह सरकारी कामों में व्यस्त थी और उसके पास इसके लिए समय नहीं था। राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। परम आरंभ पवित्र भूमि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पवित्र भूमि थी जहां तलवार दाव में सबसे अधिक लोग निपुण थे। अफवाह थी कि पवित्र भूमि के निर्माण को लगभग 10 लाख साल हो चुके थे। हर 10,000 साल में एक अद्वितीय दुर्लभ तलवार संत प्रकट होता था। उस स्थान की नींव बहुत गहरी थी और वह शक्तियों से भरा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की महारानी दीपिका ने वहां तलवार दाव की साधना करना चुना। तुम आज ही जाना चाहती हो? राजमहरा ने पूछा। हाँ, टीना प्रभावित दिखी। उसकी चचेरी बहन वाकई बुद्धिमान थी और एक नज़र में ही समझ जाती थी कि वह क्या सोच रही है। फिर उसने कहा, मेरी चचेरी बहन और मैं दोनों ही परम आरंभिक पवित्र भूमि के शिष्य हैं और हम उनकी आधिकारिक तलवार तकनीक की साधना कर सकते हैं। जब चचेरी बहन 14 साल की थी तब वह तलवार दाव के तीसरे स्तर के हृदय क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। तो मैं समय से पहले जाना चाहती हूँ। सबसे पहले, मैं पहले से तैयारी करना चाहती हूँ। दूसरा, मैं बच्चों को खेलने के लिए साथ लाना चाहती हूँ। राजमहरा ने उदासीनता से सिर हिलाया। ये भी काम करता है। तलवार दाव का मूल्यांकन वास्तव में बच्चों के लिए एक दुर्लभ अनुभव था, तो वह उन्हें अपने क्षितिज को व्यापक बनाने और साथ खेलने के लिए भी साथ ला सकता है। टीना राजमहरा को सहमति में सिर हिलाते देख बहुत खुश हुई। मैंने 2 पेगासी तैयार कर लिए हैं। दूसरे को अभी बुलाओ। बोलते समय उसने ऊपर देखा और आसमान की ओर सीटी बजाई। एक सफ़ेद रोशनी चमकी और बर्फ जैसे सफ़ेद पंखों वाला एक पेगासस धीरे धीरे नीचे उतरा। जब उन्होंने देखा कि वे फिर से खेलने जा रहे हैं तो चारों छोटी लड़कियां बहुत खुश हुईं। उन्होंने जल्दी से राजमहरा को घोड़े पर चढ़ाने के लिए खींच लिया। घोड़े पर चढ़ने से पहले अनन्या ने कहा, चाची, आप मूल्यांकन में भाग लेने जा रही हैं। मैं आपको सौभाग्य के लिए एक उपहार देना चाहती हूँ। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक शानदार रूबी हेयरपिन निकाली। अनन्या, तुम बहुत विनम्र हो। कितनी अच्छी हो। टीना ने खुशी खुशी हेयरपिन स्वीकार किया और अनन्या के छोटे से सिर को सहलाने के लिए नीचे झुकी। अपनी बहन को अपनी चाची को उपहार देते देख रिया, अलीशा और राधिका भी आगे आईं। रिया ने एक बेहतरीन ग्रेड का सफ़ेद पंखों वाला अमरक्रेन पंख निकाला और उसे आगे बढ़ा दिया। चाची, ये लो, मुझे उम्मीद है कि तुम परीक्षा में पास हो जाओगी। धन्यवाद। टीना खुशी से मुस्कुराए। अलीशा ने स्पिरिट जेड से उकेरी गई एक लिली निकाली। चाची, लिली किस्मत का प्रतीक है। मैं इसे तुम्हें दूंगी। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करूंगी। टीना बेहद भावुक हो गई। बच्चे वाकई बड़े हो गए थे। वे बहुत विचारशील थे। राधिका ने देखा कि उसकी बहनों ने उसे हर तरह की अच्छी चीजें दी हैं। कुछ सोचने के बाद उसे लगा कि उसके हाथ में कुछ खास है। उसने उसकी बाहों में हाथ डाला और कहा, चाची, लिटिल नाइन को अपने साथ ले जाओ। तुम अपना मूल्यांकन अच्छे अंकों से पास करोगी। इससे पहले कि टीना जवाब दे पाती, उसने 9 हेडेड हेवनली पाइथन को उसके हाथ में रख दिया।
टीना की भयभीत चीख क्रिस्टल पैलेस में गूंज उठी। अध्याय 53। टीना को बचपन से ही सांपों से डर लगता था। उसे साधारण सांपों से भी बहुत डर लगता था, 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर जैसे भयंकर और डरावने सांप से तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि हथेली के आकार के 9 सिर वाले स्वर्गीय अजगर से भी टीना डर के मारे बेहोश हो जाती थी। हालांकि इससे परम आरंभ पवित्र भूमि की उनकी यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक होने के बाद टीना अनन्या और रिया को पेगासस पर ले गई। राजमहरा ने अलीशा और राधिका को उठाया और दूसरे स्वर्गीय घोड़े पर सवार हुए। फिर पेगासस ने अपने पंख फैलाए और उन्हें परम आरंभ पवित्र भूमि की दिशा में लाने के लिए आकाश में उड़ गया। परम आरंभ पवित्र भूमि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित थी और इसका क्षेत्रफल 80 मिलियन किलोमीटर था। पवित्र भूमि के प्रभाव क्षेत्र से 10 लाख मील दूर सेजल राष्ट्र नामक एक देश था। दोपहर के समय राजमहरा और अन्य लोग सेजल राष्ट्र के शाही शहर में पहुंचे। उतरने के बाद टीना ने पेगासस को अपने आदेश की प्रतीक्षा करने के लिए आकाश में उड़ने के लिए कहा। वह एक मार्गदर्शक की तरह थी क्योंकि वह राजमहरा और चारों बच्चों को आगे ले जा रही थी। मैं कुल 3 बार परम आरंभिक पवित्र भूमि पर जा चुकी हूँ। मैं हर बार मौज मस्ती के लिए सेजल राष्ट्र आती हूँ। टीना ने उन्हें सेजल राष्ट्र के दिलचस्प पहलुओं के बारे में बताया। सेजल राष्ट्र में सबसे प्रसिद्ध स्थल स्टार गेजिंग टॉवर है। न केवल इस रेस्तरां में भोजन स्वादिष्ट है, बल्कि हम रेस्तरां के शीर्ष पर खड़े होकर लाखों किलोमीटर दूर दिन के समय भी तारों से भरे आकाश का नज़ारा देख सकते हैं। अनन्या और अन्य लोगों ने चौंकते हुए भाव प्रकट किए। क्या हम दिन के समय तारे देख सकते हैं? टीना ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं यह नहीं बता सकती कि क्यों। राजमहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में तारे दिन में भी होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी बहुत तेज होने के कारण वे तारों की रोशनी को रोक देते हैं और दिन में स्टार गेजिंग टॉवर पर आप तारे देख पाते हैं। इसका कारण शायद कुछ खास सामग्री है। ये दिन की रोशनी को रोक सकता है और रात के छोटे से आसमान को दिखा सकता है। इस तरह से तारे देखे जा सकते हैं। परम रहस्यवादी सूत्र के साथ राजमहरा इसे तुरंत समझा सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो दिन में तारे देखने के लिए स्टार गेजिंग टॉवर में उनके पिछले जीवन में खगोलीय दूरबीन के समान कुछ होना चाहिए। टीना और लड़कियों को उनके ज्ञान की व्यापकता बहुत प्रभावित कर रही थी। पिताजी, आप बहुत प्रभावशाली हैं। हाँ, हालांकि मैं इसे समझ नहीं पाए, लेकिन पिताजी सबसे प्रभावशाली होने चाहिए। छोटी लड़कियों ने प्रशंसा भरी नजरों से देखा। टीना ने भी राजमहरा को चमकती आंखों से देखा। वह उनकी प्रतिभा और ज्ञान से बहुत हैरान थी। न केवल मेरी चचेरी बहन साहित्य में प्रतिभाशाली है, बल्कि आपका क्षितिज और ज्ञान भी आम लोगों से कहीं आगे है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी चचेरी बहन जैसी शक्तिशाली महिला भी आपके लिए 4 बच्चों को जन्म देने को तैयार थी। ये सोचकर उनमें से कुछ लोग स्टार गेजिंग टॉवर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। राजमहरा की सुंदर उपस्थिति, टीना की सुंदर उपस्थिति और प्यारी 4 लड़कियों को देखकर स्टार गेजिंग टॉवर के वेटर ने तुरंत निर्धारित किया कि वे सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। यंग मास्टर, मिस, कृपया अंदर आएं। राजमहरा और टीना बच्चों को अंदर ले आए। वेटर ने कहा, स्टार गेजिंग टॉवर में सबसे शानदार जगह शीर्ष मंजिल पर स्टार गेजिंग पवेलियन है। इसे सम्मानित मेहमानों के लिए बनाया गया था। आप दोनों निश्चित रूप से असाधारण लोग हैं। क्या मैं आपको स्टार वेधशाला में ले जाऊं? राजमहरा ने सहजता से सिर हिलाया। ठीक है, तो कृपया मेरे पीछे आएं। वेटर राजमहरा और बाकी लोगों को सम्मानपूर्वक ऊपर ले आया। तीसरी मंजिल पर इस रेस्टोरेंट में सबसे शानदार स्टारगेजिंग पवेलियन था। राजमहरा ने देखा कि यह पवेलियन बेहद विशाल था और इसका इंटीरियर बेहद आलीशान था। एम्बर कैलिक्स, बोन पोसिलिन लस्टर और गोल्डन ड्रैगन किसी देश के शाही महल के हॉल के बराबर थे। पूरा स्टारगेजिंग पवेलियन 4 आलीशान कमरों में विभाजित था। वे एक निश्चित स्तर की गोपनीयता बनाए रखते हुए निरीक्षण कर सकते थे। उन्होंने वास्तव में बहुत विचार किया था। अपने सिर के ऊपर विशेष कांच की छत के माध्यम से वे लाखों मील दूर तारों वाले आकाश को देख सकते थे। इस समय रात अभी तक नहीं गिरी थी, लेकिन तारे देखे जा सकते थे। वे विशेष रूप से स्वप्निल और सुंदर लग रहे थे। अनन्या और बाकी 2 लड़कियां ऊपर देखने लगीं। वे खुद को रोक नहीं पाईं और एक पल के लिए खूबसूरत तारों वाले आसमान में खो गईं। कुछ देर देखने के बाद राजमहरा और टीना बच्चों के साथ बैठ गए। जब वे व्यंजन परोसने का इंतजार कर रहे थे तो वेटर स्टडी के 4 खजाने लेकर आया और सम्मानपूर्वक बोला, युवा मास्टर, आप तारों को देखने के विषय का उपयोग करके 1-2 कविताएं क्यों नहीं लिखते? राजमहरा ने मजे से पूछा, आपके रेस्टोरेंट में खाने से पहले कविताएं लिखने का नियम भी है? वेटर ने अपना सिर हिलाया। यह कोई नियम नहीं है, यह सिर्फ एक नौटंकी है। स्टारगेजिंग पवेलियन में आने वाले ज्यादातर रईस लोग कुछ सुलेख छोड़ना पसंद करते हैं। चाहे ये नौटंकी हो या नियम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। राजमहरा ऐसा दिखावा करने के लिए बहुत आलसी थे। टीना ने जल्दी से कहा, चचेरे भाई, आप इसे क्यों नहीं लिखते? आप साहित्य में प्रतिभाशाली हैं, इसलिए आपको कुछ और दिखाना चाहिए। ठीक है, अनन्या ने सहमति जताई। रिया मुस्कुराए। पिताजी, मैं आपको लिखते हुए देखना चाहती हूँ। अलीशा ने बार बार सिर हिलाया। हाँ, मैं डैडी को सितारों के बारे में एक कविता लिखते हुए देखना चाहती हूँ। राधिका ने सिर हिलाया। हाँ।
अपनी बेटियों की उत्सुकता को देखकर राजमेहरा सहमत हो गए। ठीक है। फिर उन्होंने ब्रश उठाया और सफ़ेद कागज़ पर लिखा, सूरज और चांद मेरे हाथों में हैं, दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है। टीना का चेहरा सख्त हो गया और उसने प्रशंसा की, कितनी सुंदर कविता है। वेटर भी ताली बजाने और प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। यंग मास्टर, मैंने अनगिनत सम्मानित मेहमानों को यहाँ सुलेख छोड़ते देखा है, लेकिन उनमें से कोई भी आपकी लिखी हुई चीज़ों की तुलना नहीं कर सकता। सूर्य और चंद्रमा मेरे हाथों में हैं, दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है। कितना गहरा। वेटर के शब्दों ने अन्य 3 कमरों में मेहमानों का ध्यान भी आकर्षित किया। उसे कविता सुनाते हुए सुनकर तीनों निजी कमरों में मौजूद पुरुष और महिलाएं तुरंत इकट्ठा हो गए। ये कविता स्टार गेजिंग टॉवर की पूरक है और अद्वितीय आकर्षण दिखाती है। ये वास्तव में इतिहास की एक उत्कृष्ट कृति है। क्या एक गहन कविता है। ये बहुत परिष्कृत है। वास्तव में सिर्फ ये 2 पंक्तियां आपको एक महान कवि होने के लिए पर्याप्त हैं। मुझे आज एक विशेषज्ञ से मिलने की उम्मीद नहीं थी। एकत्र हुए पुरुष और महिलाएं सभी उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के धनी और प्रभावशाली लोग थे। हालांकि जब उन्होंने राजमेहरा की कविता की 2 पंक्तियां देखी तो उनके चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। उनमें से 2 या 3 युवा और सुंदर उत्तराधिकारिणी थीं जो चाहती थीं कि वे आगे बढ़ें और राजमेहरा को जानें। हालांकि जब उन्होंने टीना को देखा, जो एक देवी की तरह दिखती थी, उसके बगल में बैठी, तो वे हार मान गए। युवा मास्टर, मैं इन 2 पंक्तियों को आपके लिए फ्रेम करके दुकान में टांग दूंगी। वेटर के बोलने के बाद उसने राजमेहरा द्वारा लिखी गई कविता को उठाया और खुशी खुशी नीचे चला गया। वह जानता था कि आज जिस सुंदर युवा मास्टर से वह मिला है, वह निश्चित रूप से एक प्रभावशाली व्यक्ति है। स्टार गेजिंग टॉवर को इस खजाने को प्राप्त करने से निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। राजमेहरा ने वेटर को नहीं रोका। वे इस आकस्मिक रूप से लिखी गई कविता के साथ जो चाहे कर सकते थे। राजमेहरा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर व्यंजन परोसे गए। स्टार गेजिंग टॉवर का मालिक व्यक्तिगत रूप से ऊपर गया। उन्होंने न केवल राजमेहरा और अन्य लोगों के आदेशों को माफ कर दिया, बल्कि उन्हें सैकड़ों वर्षों से रखी हुई अच्छी शराब के 2 जार भी दिए। क्योंकि राजमेहरा ने अपना परिचय नहीं दिया, इसलिए स्टार गेजिंग टॉवर के मालिक ने पूछने की हिम्मत नहीं की। रात के खाने के बाद राजमेहरा और टीना बच्चों के साथ स्टार गेजिंग टॉवर के शीर्ष पर खड़े थे। वे रेलिंग के सहारे झुक गए और सेजल राष्ट्र के दृश्यों की प्रशंसा करने के लिए दूर तक देखा। चूंकि स्टार गेजिंग टॉवर सेजल राष्ट्र के शाही महल से बहुत दूर नहीं था, इसलिए राजमेहरा, जो ऊपर खड़े थे, ने शाही महल में कई लोगों का ध्यान जल्दी से आकर्षित किया। अध्याय 54। सेजल राष्ट्र के राजमहल में पूरे कमरे में एक असहज माहौल छा गया। सम्राट बृजेश गुप्ता ने स्मारक को हाथ में लेकर पलटते हुए भौहें सिकुड़ी। जितना अधिक वह पढ़ता गया, उतना ही अधिक भयभीत होता गया और उसके हाथ कांपने लगे। काफी देर बाद उसने स्मारक नीचे रखा और राष्ट्रीय सेनापति कमलेश की ओर देखा। योधराज नगर में भूतों ने वास्तव में इतना बड़ा हंगामा किया है। कमलेश ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ये सही है, मैंने पहले ही लगातार 3000 कुलीनों को भेजा है, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। वे सभी रहस्यवादी क्षेत्र में हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था। 3000 रहस्यवादी क्षेत्र साधक। बृजेश गुप्ता की आंखों में भय का भाव दिखाई दिया। पूरे सेजल राष्ट्र में रहस्यवादी क्षेत्र के सैनिकों की संख्या केवल 20,000 से थोड़ी अधिक थी। सिर्फ योधराज नगर ने ही एक रात में अपने देश के इतने सारे कुलीनों को खो दिया। ये वास्तव में अकल्पनीय था, क्योंकि अगर यही स्थिति जारी रही तो क्या पूरे देश पर उन भूतों का आक्रमण नहीं हो जाएगा। बृजेश गुप्ता ने राहत की सांस ली और सख्ती से कहा, सौभाग्य से मैंने कल ही सभी मार्शल कलाकारों को मदद के लिए भर्ती करने का आदेश जारी कर दिया है। पुरस्कार पुरुषों को खतरे का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। जनरल कमलेश, अपने सैनिकों से योधराज नगर की ओर जाने से मना करें और उन मार्शल कलाकार शक्तियों के मुझसे पहले चर्चा करने का इंतजार करें। कमलेश ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, इस बार जो भूत आए थे वे बहुत शक्तिशाली और अजीब थे। वे निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थे जिससे उनके देश के सैनिक निपट सकें। सौभाग्य से राजा के पास पहले से ही इनाम जारी करने की दूरदर्शिता थी। संभवतः सभी जगह से आए मार्शल कलाकार शक्तियां निश्चित रूप से भूतों से निपटने का कोई रास्ता खोज पाएंगी। ये सोचते हुए दरवाजे से एक हिजड़े की आवाज आई। महाराज, जुवानिकिंग संप्रदाय, विशाल स्वर्ग संप्रदाय और क्लाउड मिस्ट घाटी के संप्रदाय नेता आपसे मिलने का अनुरोध करते हैं। बृजेश गुप्ता ने अपना हाथ उठाया। उन्हें अंदर बुलाओ। फिर हिजड़े ने 1 दर्जन मार्शल कलाकारों को हॉल में ले जाया। कमलेश ने देखा कि इन लोगों के पास शक्तिशाली साधना आधार थे। उनके निर्णय के अनुसार वे सभी मध्य मंच आत्मा चरण से ऊपर के शक्तिशाली थे। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद समूह सीधे मुद्दे पर आ गया। बृजेश गुप्ता ने कहा, संप्रदाय नेताओं, इस बार भूतों का प्रकट होना बहुत अचानक था और वे बहुत शक्तिशाली हैं। यदि आप इसे हल करने में मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि प्रत्येक संप्रदाय अपनी शाखा स्थापित करने के लिए आपके देश में एक पहाड़ को आसानी से चुन सकता है। मैं आप में से प्रत्येक को 10,000 सोने के टेल और 5,000 बेहतर ग्रेड के स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत करूंगा। जब जुवानिकिंग संप्रदाय के संप्रदाय गुरु कार्तिक और अन्य लोगों ने यह सुना तो उन्होंने खुशी का संकेत दिया। ठीक है, बृजेश गुप्ता का इनाम निश्चित रूप से उदार था।
ये कार्तिक और अन्य लोगों के लिए बहुत लुभावना था। इसके अलावा उन सभी को भूतों को मारने का अनुभव था। उन्हें इस बार इनाम मिलने का पूरा भरोसा था। जैसे ही ब्रजेश गुप्ता कार्तिक और अन्य लोगों के साथ ऑपरेशन के विवरण पर चर्चा करने वाले थे, दरवाजे पर मौजूद हिजड़े ने फिर से चिल्लाया, महाराज, स्वर्गीय गुरु संप्रदाय के संप्रदाय गुरु बद्रीनाथ आपसे मिलने का अनुरोध करते हैं। स्वर्गीय गुरु संप्रदाय। ये सुनकर कार्तिक और अन्य लोगों ने आश्चर्य में अपना सिर घुमाया। हरे रंग के लबादे, टोपी पहने और हाथ में सफेद घोड़े की पूंछ की झाड़ू पकड़े एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंदर आया। नमस्कार। कार्तिक और अन्य लोगों ने जल्दी से सिर झुकाया। बद्रीनाथ का स्वर्गीय गुरु संप्रदाय 50,000 से अधिक वर्षों से स्थापित था। वे उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रसिद्ध थे और भूतों से निपटने में सबसे अच्छे थे। जहां तक बद्रीनाथ का सवाल है, वे सर्वोच्चता क्षेत्र में थे। वे बेहद प्रसिद्ध थे। ये देखकर कि जो व्यक्ति आया था वह बद्रीनाथ था, ब्रजेश गुप्ता बहुत खुश हुए और जल्दी से उनका अभिवादन करने की पहल की। बद्रीनाथ ने सभी को अभिवादन के रूप में सिर हिलाया और फिर ब्रजेश गुप्ता ने कहा, चूंकि श्रीमान आप भी यहाँ हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि इस भूत प्रेत को भगाने के अभियान को अंजाम देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि बद्रीनाथ भूतों से निपटने में माहिर थे, इसलिए ब्रजेश गुप्ता ने कुछ और नहीं कहा। उसने अपना शाही वस्त्र उतार दिया और कवच पहन लिया। फिर वह सेनापति कमलेश को बद्रीनाथ, कार्तिक और अन्य लोगों के साथ सिंहासन कक्ष से बाहर लाया। ब्रजेश गुप्ता के लिए इस बार योधराज नगर में हुए हंगामे का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। सम्राट के रूप में वह व्यक्तिगत रूप से भूतों के विनाश की देखरेख करना चाहता था। वह इस अवसर का उपयोग नागरिकों को अपने कार्यों और लोगों के प्रति अपनी चिंता को दिखाने के लिए करना चाहता था। बद्रीनाथ और अन्य लोगों के पीछे पीछे चलते हुए उसे किसी भी खतरे की चिंता नहीं थी। कार्तिक और अन्य लोगों के लिए हालांकि उनके पास बद्रीनाथ था, लेकिन क्या उन्हें शायद हमला करने का मौका नहीं मिला। ब्रजेश गुप्ता पुरस्कारों के मामले में कंजूस नहीं थे। उन्होंने उन्हें अपने देश को मार्शल आर्ट की दुनिया के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया। वे हॉल के प्रवेश द्वार से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि एक सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी और बैंगनी वस्त्र पहने एक सुंदर लड़की स्टार गेजिंग टॉवर के शीर्ष पर खड़े हैं। उनके बगल में 4 प्यारी छोटी लड़कियां थीं। यह आदमी वाकई बहुत सुंदर है। उसके बगल में बैठी महिला भी सुंदर है और उसकी आभा असाधारण है। हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। एक क्षण बाद कार्तिक ने कहा, सफेद वस्त्र पहने वह युवा गुरु उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी है। फुफकार। इस क्षण अभिमानी बद्रीनाथ के चेहरे पर भी हैरानी का भाव प्रकट हुआ। ब्रजेश गुप्ता ने जल्दी से पूछा, संप्रदाय गुरु कार्तिक, क्या ये सच है? बेशक, कार्तिक ने गंभीरता से कहा, मैंने कुछ दिन पहले 10,000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला में उसका चेहरा देखा था, तो मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ब्रजेश गुप्ता जल्दी से महल के दरवाजे की ओर भागा। उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी का आगमन सेजल राष्ट्र के लिए हजारों वर्षों में एक बार होने वाला उत्सव था। सम्राट के रूप में उन्होंने संगिनी की उपेक्षा पहले ही कर दी थी। यदि उन्होंने समय रहते स्थिति को नहीं सुधारा तो शायद उन्हें जीवन भर इसका पछतावा होगा। कार्तिक, बद्रीनाथ और अन्य लोग जल्दी जल्दी पीछे पीछे चले गए। वे संगिनी के सामने अपना चेहरा दिखाने का अवसर कैसे छोड़ सकते थे। कुछ ही देर में सभी लोग स्टार गेजिंग टॉवर की ओर भागे। चूंकि स्टार गेजिंग टॉवर की पृष्ठभूमि भी शाही थी, इसलिए स्टार गेजिंग टॉवर के प्रबंधक ने एक नज़र में राजा ब्रजेश गुप्ता को पहचान लिया। महाराज। उनके बोलने से पहले ब्रजेश गुप्ता उनकी ओर देखे बिना ही आगे निकल गए। कार्तिक और उनके पीछे के अन्य लोग एक एक करके रेस्तरां में भागे। इस दृश्य ने न केवल स्टार गेजिंग टॉवर के प्रबंधक को बल्कि वहां मौजूद ग्राहकों को भी चौंका दिया। सभी लोग जल्दी से अपनी सीट छोड़कर सीढ़ियों पर चले गए। वे देखना चाहते थे कि कौन इतना बड़ा हंगामा कर सकता है। जब ब्रजेश गुप्ता राजमहरा के पीछे आए तो उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े और बाल ठीक किए और सम्मानपूर्वक झुके। नमस्कार, कॉन्सर्ट। कार्तिक और अन्य लोगों ने सम्मानपूर्वक झुके। स्विश। इस दृश्य ने पूरे रेस्तरां को चौंका दिया। तो वह नॉर्थ मिस्टिक हेवन के कॉन्सर्ट हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने प्रतिभाशाली हैं और उनकी आभा इतनी असाधारण है। कितना भाग्यशाली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं स्टार गेजिंग टॉवर की अपनी पहली यात्रा पर कॉन्सर्ट से मिलूंगा। महारानी के पति ने अभी अभी एक कवि को पीछे छोड़ा है। यह मामला निश्चित रूप से युगों युगों तक याद रखा जाएगा और एक किंवदंती बन जाएगा। स्टार गेजिंग टॉवर नहीं, इस बार सेजल राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। अध्याय 55। राजमहरा ने पलटकर उनकी तरफ देखा और फिर थोड़ा सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण भोजन से इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। यहाँ तक कि सेजल राष्ट्र के राजा भी यहाँ थे। ब्रजेश, बद्रीनाथ और अन्य लोगों ने प्रशंसा भरी नजरों से देखा। जब कॉन्सर्ट ने पास आकर देखा तो वह और भी ज्यादा देवता जैसा लग रहा था। वे वाकई भाग्यशाली थे कि इस जीवन में कॉन्सर्ट के रूप को इतनी नज़दीक से निहारने में सक्षम थे। टीना ने सभी के हाव भाव देखे और खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। उसकी चचेरी बहन का आकर्षण और शान वाकई अकल्पनीय थी। जब उसने ब्रजेश को सैन्य पोशाक में देखा तो टीना ने पूछा, मी ब्रजेश, आपने युद्ध के मैदान की पोशाक क्यों पहनी हुई है?
ब्रजेश ने देखा कि टीना चुलबुली लग रही थी और ठंडी महारानी मिस्टिक आइज जैसी नहीं लग रही थी। हालांकि वह जानता था कि जो कोई कॉन्सर्ट के बगल में खड़ा हो सकता है और उसके इतने करीब हो सकता है, वह बहुत उच्च दर्जे का होना चाहिए। फिर उसने सम्मानपूर्वक कहा, मेरे देश के योधराज शहर में भूत शांति पैदा कर रहे हैं। मैं मार्शल आर्ट पावरहाउस के एक समूह से संपर्क कर रहा हूं और भूतों को मारने के लिए तैयार हूं। टीना ने कार्तिक और अन्य लोगों को दिलचस्पी से देखा। इतने सारे स्पिरिट स्टेज पावरहाउस और उससे ऊपर के साथ ऐसा लगता है कि इस बार अराजकता उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। ब्रिजेश ने जल्दी से सिर हिलाया। ये सही है, इस तरह की अराजकता हमारे देश के इतिहास में पहली बार है। जहां तक कार्तिक और अन्य लोगों की बात है, जब उन्होंने देखा कि टीना एक नज़र में उनके साधना स्तर को बता सकती है, तो उनके चेहरे पर विस्मय की भावनाएं उभर आईं। टीना की आभा को ध्यान से महसूस करने के बाद वे सदमे में डूब गए। अर्ध सम्राट क्षेत्र। भले ही टीना ने जानबूझकर अपनी आभा को छिपाया हो, लेकिन वह अपनी श्रेष्ठ शक्ति को नहीं छिपा सकती थी। यह उत्तराधिकारी बहुत छोटी है और पहले से ही अर्ध सम्राट क्षेत्र में है, जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षित है जिसका संबंध कंसोर्ट से हो। कार्तिक को पहले से ही पता था कि राजमहरा सम्राट क्षेत्र में है। जब बद्रीनाथ और अन्य लोगों ने पहली बार टीना के माध्यम से राजमहरा को देखा, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि राजमहरा सम्राट क्षेत्र में है। एक पल के लिए वे राजमहरा के प्रति और भी अधिक विस्मय में थे। चचेरे भाई, मैं भी भूत भगाने में भाग लेना चाहता हूँ। क्या ये ठीक है? टीना ने राजमहरा से पूछा। राजमहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तलवार दाव का अभ्यास करना चाहते हैं ताकि आप कल परीक्षण में भाग ले सकें। टीना ने सिर हिलाया। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा सकता। तलवार दाव के मार्ग पर युद्ध साधना के अवसर हैं। यह अवसर दुर्लभ है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। चाची, हम तुम्हारा साथ देंगे। अनन्या और बाकी लोगों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ठीक है, शुक्रिया। टीना बहुत खुश हुई और उसने उनमें से प्रत्येक को चूमा। ये देखकर कि छोटी लड़कियां टीना के साथ इस पर सहमत हो गई थीं, राजमहरा असहाय होकर मुस्कुराया और उसके पास उन्हें योधराज सिटी में लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि योधराज सिटी से 10 मील दूर राजमहरा और छोटी लड़कियां आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। उसने बच्चों को योधराज सिटी के बहुत करीब न लाने का फैसला किया। सबसे पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि आदि एक भयावह और नाराज आभा से भरा हुआ था, इसलिए उसकी बेटियों को डराना बहुत आसान था। दूसरा, राजमहरा की राय में टीना, जो अर्ध सम्राट क्षेत्र में थी, और बद्रीनाथ और अन्य, जो भूतों से निपटने में पेशेवर थे, के साथ एकमात्र काउंटी शहर का भूत ज्यादा परेशानी नहीं पैदा कर सकता था। उस स्थिति में वह टीना का समर्थन करने के लिए बच्चों को वहां ले जाएगा। उनके अलग होने के बाद राजमहरा बच्चों को खेलने के लिए पास के जंगल में ले गया। टीना, ब्रिजेश और अन्य लोग योधराज शहर की ओर भागे। कुछ ही देर में वे योधराज शहर के गेट के बाहर पहुंच गए। योधराज शहर के ऊपर का पूरा आसमान काली हवा के गोले में लिपटा हुआ था। खूनी हवाओं के साथ एक उल्टी गंध ने सभी पर हमला कर दिया। ब्रिजेश ने मुश्किल से निगला, ऐसा लगता है कि स्थिति मेरी कल्पना से भी बदतर है। योधराज शहर, जिसकी आबादी करीब 300,000 थी, बहुत बड़ा नहीं था। ब्रिजेश ने अभी अभी जो स्मारक पढ़ा था, उसमें कहा गया था कि योधराज शहर में कम से कम 20,000 खतरनाक भूत थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर ही गिर गया होगा। नहीं तो निश्चित रूप से इतना भयानक भूत प्रेत नहीं होता। टीना ने अपने साथ रखी ग्रीन फीनिक्स तलवार निकाली और बिना कुछ कहे अपने घोड़े पर सवार होकर शहर के दरवाजे की ओर चल दी। ये देखकर कि शहर के दरवाजे पर कोई गार्ड नहीं था, उसने सीधे शहर के दरवाजे को काट दिया और चकनाचूर कर दिया और गाड़ी चलाकर अंदर चली गई। शहर में प्रवेश करने के बाद टीना ने भौहें सिकुड़ी और अपने गले में गांठ महसूस की। उसने देखा कि सड़क पर हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं और हर कोने से खून बह रहा था। ये दृश्य यातना स्थल जैसा था। ये दयनीय था और मृत्यु की आभा से भरा हुआ था। दहाड़, मानो उन्हें किसी जीवित व्यक्ति की आभा महसूस हुई हो। लाशों के ढेर से 10 काली आकृतियां बाहर निकलीं और एक ही समय में टीना पर झपट पड़ीं। ये दुर्भावनापूर्ण भूत मोटी भूत आभा से भरे हुए हैं और रहस्यवादी क्षेत्र के करीब हैं। वे वास्तव में शक्तिशाली हैं। जब टीना ने दुर्भावनापूर्ण आत्मा की आभा को महसूस किया तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। उसके सुंदर हाथ की एक लहर के साथ अर्ध सम्राट क्षेत्र का सच्चा सार भयानक सच्ची ऊर्जा में बदल गया जो उसकी हरी फीनिक्स तलवार से निकली। धमाका, तलवार की ऊर्जा के एक ही विस्फोट ने सभी 10 से अधिक दुर्भावनापूर्ण आत्माओं को धूल में मिला दिया। कार्तिक, बद्रीनाथ और उसके पीछे खड़े अन्य लोग प्रभावित दिखे, जैसा कि एक अर्ध सम्राट क्षेत्र की शक्ति से अपेक्षित था। उसके हमले असाधारण थे। ये सोचकर कि उन्हें अभी भी पुरस्कार मिलना बाकी है, उन्होंने आराम करने की हिम्मत नहीं की। वे जल्दी से अलग हो गए और टीना के साथ भाग गए। इस समय अधिक से अधिक दुर्भावनापूर्ण भूत शोर सुनकर बाहर निकल आए। योधराज शहर की सड़कें और गलियां दुर्भावनापूर्ण आत्माओं के काले समूहों से भरी हुई थीं। काले भूतिया आभा की धारें टीना और अन्य लोगों की ओर ज्वार की तरह बढ़ रही थीं। हालांकि इन दुर्भावनापूर्ण आत्माओं के क्षेत्र ऊंचे नहीं थे, हालांकि वे डरावने लग रहे थे और घृणा से भरे हुए थे और खून से लथपथ थे। टीना और अन्य लोगों के सामने वे कोई खतरा नहीं थे। जैसे ही तलवार की ऊर्जा उतरी, रहस्यमय रोशनी चमक उठी।
एक अगरबत्ती को जलाने में जितना समय लगता है उतने समय में वे लगभग 40 से 50 हजार दुष्ट भूतों को मार चुके थे। ऐसा लगता है कि पूरा शहर सचमुच गिर गया है। ये देखकर ब्रिजेश आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। कमलेश ने अपना सिर हिलाया। इस समय हम देश को बचाने के लिए केवल योधराज शहर को छोड़ सकते हैं। ब्रिजेश ने सहमति में सिर हिलाया। सौभाग्य से राजकुमारी यहाँ है, अन्यथा आज का मामला इतनी आसानी से हल नहीं होता। वह बता सकता था कि बद्रीनाथ भी इतने सारे भूतों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगर टीना जैसी महाशक्ति न होती तो वे इतने सारे भूतों को इतनी आसानी से कैसे मार सकते थे। दहाड़, एक बेहद हिंसक आभा के साथ मिश्रित एक दयनीय चीख ने सभी के कान के पर्दे हिला दिए। एक विशाल नीला काला आकृति सामने की दीवार से टकराए और टीना पर हमला किया। वे खुद को रोक नहीं पाए और हौंफने लगे। ये हरा काला आकार एक इंसान जैसा दिखता था, लेकिन यह एक आम इंसान से बहुत लंबा था। इसकी कांस्य त्वचा दरारों से ढकी हुई थी और इसके मुंह में 4 नुकीले दांत कुत्ते के दांतों की तरह तीखे और लंबे थे। और यह सबसे भयानक बात नहीं थी, इस मानव राक्षस की ताकत पहले से ही आत्माचरण के शिखर पर पहुंच रही थी। क्या ये भी एक भूत है? टीना ने उत्सुकता से पूछा। बद्रीनाथ ने इसके बारे में सोचा और कांपने से खुद को रोक नहीं सका। यह एक भूत है, लेकिन यह एक कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी है जो आम भूतों से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। अध्याय 56, कांस्य कवच वाली ज़ोंबी। टीना और अन्य लोग इस उपन्यास का नाम सुनकर हैरान रह गए। बद्रीनाथ ने समझाया, लाशों को परिष्कृत करने का एक बहुत ही बुरा तरीका है। लाशों को परिष्कृत करने वाले अक्सर अपने लक्ष्य के रूप में क्रूर डाकुओं को चुनते हैं और उनकी लाशों को बेहद ठंडे पानी में दफना देते हैं। हर दिन भोर की शुरुआत में लाशों पर तांबे का पानी और जानवरों का खून छिड़का जाएगा और लाशों को तांबे के पानी के साथ मिलाने के लिए विशेष तावीज़ और मंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। 7 हफ्तों में वे लाश को खोदकर निकाल लेंगे और इसे एक या एक से ज्यादा क्रूर भूत आत्माओं को बंद करने के लिए एक कंटेनर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। वे कांस्य लाश के साथ एक स्वामी सेवक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अंतिम भेंट के रूप में उनके खून का भी इस्तेमाल करेंगे। एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो आप बेहद शक्तिशाली मारक क्षमता वाले कांस्य कवच वाली ज़ोंबी को परिष्कृत कर सकते हैं। टीना ने भौहें सिकोड़ी। दूसरे शब्दों में, यह कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी एक दुष्ट आत्मा और कांस्य लाश के संयोजन के बराबर है। इसमें दुष्ट आत्माओं की क्रूरता और कांस्य लाशों की कांस्य हड्डियां हैं। बद्रीनाथ ने सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रही हैं राजकुमारी। इसलिए इस कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी से निपटना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने इसे परिष्कृत किया है वह भी बहुत भयानक है। मेरे अनुमान के अनुसार जिस व्यक्ति ने हमसे पहले इस कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी को परिष्कृत किया है वह कम से कम सर्वोच्च वर्चस्व क्षेत्र में होना चाहिए। फुफकार टिल्डा। उसके शब्दों ने ब्रिजेश और अन्य लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। कोई आश्चर्य नहीं कि योधराज शहर की अशांति इतनी जल्दी खराब हो गई। पता चला कि मास्टरमाइंड की ताकत इतनी भयानक थी। कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी आगे बढ़ने वाला था। टीना ने अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर में असली सार को प्रसारित किया और हाथ में ग्रीन फीनिक्स तलवार लेकर बाहर निकल गई। कोई बात नहीं, मुझे इस कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी को मारना है। फीनिक्स क्राइस वॉर तकनीक। एक चमकदार तलवार की रोशनी चमक उठी। उसने कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी के सिर पर अपनी तलवार से बहुत तेज गति से वार किया। धमाका। तीव्र कंपन उसकी हथेली तक पहुंच गया और उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच की त्वचा में झुनझुनी होने लगी। कितनी मोटी त्वचा! टीना चौंक गई। बद्रीनाथ और अन्य लोग भी चौंक गए। एक अर्ध सम्राट क्षेत्र का हमला इस कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी को मारने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में उतने ही शक्तिशाली थे जितना कि किंवदंतियों ने कहा था। हालांकि टीना बेहद प्रतिभाशाली थी और उसका साधना स्तर ऊंचा था। हालांकि इस कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी से निपटना मुश्किल था, लेकिन यह इस हद तक नहीं था कि वह पूरी तरह से असहाय थी। 10 से अधिक आदान प्रदान के बाद टीना ने धीरे धीरे ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। अपनी तेज तलवार चाल और अपने हाथ में बेहतर ग्रेट स्पिरिट रैंक ग्रीन फीनिक्स तलवार पर भरोसा करते हुए उसने आखिरकार कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी की छाती में एक छेद काट दिया। फिर उसने इस छेद पर हमला करना जारी रखा और आखिरकार कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी की त्वचा को काट दिया। धमाका। एक जोरदार विस्फोट हुआ। टीना ने अपना असली सार बाहर निकाल दिया। तलवार की ऊर्जा कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी के घाव में फट गई और उसके शरीर को 2 टुकड़ों में उड़ा दिया। टीना ने अपनी तलवार रख दी और जमीन पर उतरा। उसका दाहिना हाथ जो तलवार पकड़े हुए था पहले से ही थोड़ा कांप रहा था। कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी के 2 हिस्सों को देखते हुए वह मदद नहीं कर सकी और आह भर गई। इसके खिलाफ लड़ना वाकई बहुत मुश्किल है। उसके लिए कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी की लड़ाकू ताकत कोई खतरा नहीं थी। लेकिन भले ही वह एक अर्ध सम्राट दायरे की साधक थी, फिर भी उसे कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी को हराने के लिए सैकड़ों राउंड की आवश्यकता होगी। ये स्पष्ट था कि इस चीज़ के खिलाफ लड़ना वाकई मुश्किल था। बद्रीनाथ और दूर के अन्य लोगों ने भी भावुक होकर आह भरी। जब उन्होंने टीना को थोड़ा सा हौंफते हुए देखा तो सभी ने आह भरी। सौभाग्य से केवल एक कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी था, अन्यथा आदि का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि पूरा सेजल राष्ट्र भी खतरे में पड़ जाएगा। दहाड़। एक और जोरदार दहाड़ ने सभी को चौंका दिया। जब उन्होंने ऊपर देखा तो टीना भी हौंफने लगी। हजारों फीट दूर से 10 से अधिक कांस्य बख्तरबंद लाशें बाहर निकलीं।
और यह उससे कहीं ज्यादा था। पलक झपकते ही दूर से हमला करने वाले कांस्य बख्तरबंद लाशें एक साथ इकट्ठा हो गईं। उनमें से सैकड़ों थे। लानत है, क्या वे मुझे थका देने की कोशिश कर रहे हैं? टीना का चेहरा पीला पड़ गया। योधराज सिटी के बाहर जंगल में राजमेहरा और उनकी 4 बेटियां इत्मीनान से घूम रहे थे। बहुत सारी तितलियां हैं। आधे रास्ते में अलीशा ने अचानक आगे की ओर इशारा किया। उन्होंने एक खुला फूलों का जंगल देखा। तितलियों का एक समूह उस पर उड़ रहा था। वे चमकीले रंग के थे और सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। राधिका जल्दी से आगे बढ़ी। मैं तितलियां पकड़ना चाहती हूँ। उसने तितली को पकड़ने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। दुर्भाग्य से वह पर्याप्त लंबी नहीं थी और उसने बहुत तेजी से हमला किया, इसलिए वह अपना संतुलन खो बैठी। वह लड़खड़ा गई और जमीन पर गिरने ही वाली थी। ये देखकर राजमेहरा तुरंत हवा के झोंके में बदल गया और छोटी लड़की को अपनी बाहों में जकड़ लिया। बेबी, धीरे करो, तुम लगभग गिर ही गई थी। लेकिन अगर मैं नहीं गिरती तो मैं तितलियां नहीं पकड़ पाऊंगी। राधिका ने सही कहा। राजमेहरा उसकी क्यूटनेस से खुश हुआ और उसने अपना सिर हिलाया। अगर तुम गिर गई तो तुम और भी तितलियां नहीं पकड़ पाओगी। राधिका ने अपना सिर झुकाया और इसके बारे में सोचा। उसे लगा कि उसके पिता ने जो कहा वह सही था। पिताजी, हम तितलियां कैसे पकड़ सकते हैं? अनन्या और अन्य लोग भी आगे आए। राजमेहरा ने उनके उत्साहित भाव देखे और समझ गए कि वे तितलियों के साथ खेलना चाहते हैं। हालांकि वह उन्हें अपने नंगे हाथों से नहीं पकड़ सकता था। वह केवल एक जाल का उपयोग कर सकता था, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं थी। राजमेहरा ने तुरंत परफेक्ट फादर प्रोग्राम में जानकारी खोजी और कहा, मेरे पास एक तरीका है। वह किनारे की घास पर चला गया और एक चट्टान की दरार में लोबेलिया का एक बड़ा गुच्छा पाया। ट्यूटोरियल के अनुसार लोबेलिया लंबा और मजबूत था और अक्सर लोग इसे रस्सी के रूप में इस्तेमाल करते थे। जंगल में वे लोबेलिया को एक छोटे से शिल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे और इसे एक साधारण जाल में बुन सकते थे। जब तक वे इस जाल में एक लंबी पेड़ की शाखा डालते, बच्चों के पास तितलियों को पकड़ने के लिए उपकरण होते। फिर राजमेहरा ने ये करना शुरू कर दिया। उसे 4 जाल तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगा। पिताजी, यह क्या है? छोटी लड़कियों ने उत्सुकता से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। राजमेहरा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम लोगों के लिए एक जाल है। तुम इसका इस्तेमाल तितलियों को पकड़ने के लिए कर सकते हो। बच्चों को जाल का उपयोग समझाने के बाद राजमेहरा ने उनमें से प्रत्येक को एक जाल दिया। छोटी लड़कियां जल्दी से समझ गईं और जाल लेकर आगे बढ़ीं। आसमान में तितलियों को देखकर उन्होंने खुशी खुशी जाल को ऊपर उठाया। फिर उन्होंने तितली पर निशाना साधा और जाल को नीचे की ओर घुमाया। दुर्भाग्य से अनन्या ने जाल राधिका के सिर पर रख दिया। रिया ने जाल अलीशा के सिर पर रख दिया। मैं कुछ क्यों नहीं देख पा रही हूँ? रिया, मेरे सिर को जाल से मत ढको। राधिका और अलीशा ने क्रमशः आवाज लगाए। अनन्या और रिया ने चौंक कर अपने हाथों में जाल को देखा और एक साथ अपनी जीभ बाहर निकाली। मैंने राधिका को क्यों पकड़ा? अलीशा, हिलना मत, वह तितली तुम्हारे सिर पर है। अलीशा ने तुरंत कहा, क्या? तितली मेरे सिर पर है? ऐसा कैसे हो सकता है? चारों छोटी लड़कियां तुरंत घबरा गईं। वे तितलियों का पीछा करने के लिए अपने जाल लेकर निकल पड़ीं। उन्हें कितना घबराया हुआ देखकर राजमेहरा लगभग जोर से हंस पड़े। ये छोटी लड़कियां वाकई उन्हें खुशी देती थीं, चाहे वे कहीं भी हों। डिंग! इस समय सिस्टम की यांत्रिक आवाज अचानक सुनाई दी। आपने अपनी बेटियों को तितलियों को पकड़ने की नवीनता और मजा का अनुभव करने दिया। इनाम 5 थंडर ऑर्थोडॉक्सी। अध्याय 57, एक और महाशक्ति। जब राजमेहरा ने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो वह थोड़ा खुश हुआ। 5 थंडर ऑर्थोडॉक्सी एक अत्यंत शक्तिशाली थंडर तकनीक दिव्य शक्ति थी। लाइटनिंग कॉन्सेप्ट दुनिया का कार्डिनल था। विभिन्न तकनीकों में लाइटनिंग सबसे शक्तिशाली धार्मिक दाव थी। जहां तक 5 थंडर ऑर्थोडॉक्सी की बात है, ये सबसे अच्छी थंडर तकनीकों में से एक थी। ऊर्जा के 5 तत्व दिव्य थंडर के 5 तत्वों को बनाने के लिए एकत्र हुए। अपने हाथ को ऊपर उठाने से वह बहुत बड़ी थंडर को बुला सकता था। ये कहा जा सकता है कि 5 थंडर ऑर्थोडॉक्सी के पास होने से राजमेहरा को एक सुपर किलिंग तकनीक मिली जो असीम शक्ति से भरी हुई थी। डिंग! क्या आप पुरस्कार निकालना चाहते हैं? हाँ, आपने सफलतापूर्वक 5 थंडर ऑर्थोडॉक्सी निकाल ली है। तुरंत ये दिव्य कौशल राजमेहरा के शरीर में विलीन हो गया। अपने 5 अंगों में छिपी पंचतत्वीय बिजली की ऊर्जा को महसूस करते हुए राजमेहरा ने एक संतुष्ट भाव प्रकट किया। इस समय छोटी लड़कियों ने तितली को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। थोड़ी देर खेलने के बाद अलीशा ने तितली को अपने हाथ में ऊपर उठाया। तितली, मैं तुम्हारे साथ खेलकर बहुत थक चुकी हूँ। जाओ। अनन्या ने भी अपना हाथ उठाया और तितली को उड़ने में मदद करने के लिए अपने मुंह से फूंक मारी। रिया ने अपने हाथ में तितली को देखा और बुदबुदाया, मैं वास्तव में तुम्हें जाने नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों में मरने नहीं दे सकती। इसके साथ ही उसने तितली को भी जाने दिया। राधिका पहले एक तितली को चुपके से छिपाना चाहती थी, लेकिन ये देखकर कि उसकी बहनों ने तितलियों को छोड़ दिया था, उसके पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं भी बहुत दयालु व्यक्ति हूँ, राधिका ने गर्व से सोचा। राजमेहरा ने देखा कि उसकी चारों बेटियां बहुत प्यारी थीं और उसने स्नेह भरे भाव से सिर हिलाया। चचेरी बहन। जैसे ही राजमेहरा बच्चों के साथ जंगल से बाहर निकला, टीना प्रकट हुई।
राजमेहरा ने उसे संक्षेप में देखा। इस समय उसका सुंदर चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था और वह थकी हुई लग रही थी। बहुत पसीना आने के कारण उसके बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे और वह थोड़ी कमजोर लग रही थी। उसके शरीर पर पतली पोशाक उसके शरीर से चिपकी हुई थी, जिससे उसका सुंदर शरीर दिखाई दे रहा था। तुम इतनी दयनीय स्थिति में क्यों हो? राजमेहरा ने उत्सुकता से पूछा। टीना थोड़ा शर्मा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी चचेरी बहन उसे इस तरह देखेगी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, योधराज शहर में भूत उतने सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमें अंदर एक बेहद शक्तिशाली कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी मिला। हम उससे अब और नहीं लड़ सकते थे, इसलिए हम केवल भाग सकते थे। इसके साथ ही ब्रिजेश, कार्तिक, बद्रीनाथ और अन्य लोग भी दयनीय स्थिति में राजमेहरा के सामने आ गए। कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी। राजमेहरा ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। हाँ, टीना ने सिर हिलाया। ऐसा कहा जाता है कि यह एक बुरी आत्मा और कांस्य शव से बना एक विशेष भूत है। इसकी रक्षा बेहद शक्तिशाली है। मुझे भी एक को मारने के लिए सैकड़ों राउंड का आदान प्रदान करना होगा। राजमेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। परम रहस्यवादी सूत्र में सब कुछ शामिल था और इसमें कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी के बारे में रहस्य दर्ज किए गए थे। उनकी समझ के अनुसार कांस्य बख्तरबंद लाशें वास्तव में बेहद दुर्लभ भूत थीं। उन्हें तांबे और लोहे से ढाला गया था। उन्हें सीधे मारना बेहद मुश्किल था। टीना ने चारों लड़कियों को चिंतित भाव से देखा और कहा, चचेरी बहन, योधराज शहर में दर्जनों कांस्य कवच वाली लाशें और अनगिनत दुष्ट आत्माएं हैं। अगर वे हमारा पीछा करेंगे तो ये परेशानी भरा होगा। चलो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाएं और कोई उपाय सोचें। ब्रजेश और बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। कांस्य कवच वाली ज़ोंबी बहुत शक्तिशाली थी। उसका सीधे सामना करना निश्चित रूप से एक बुद्धिमानी भरा विकल्प नहीं था। हालांकि जैसे ही यह विचार आया, ब्रिजेश और बाकी लोग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने उसी समय राजमेहरा की ओर देखा। उन्होंने राजमेहरा के शांत भाव को देखा, मानो कांस्य कवच वाली ज़ोंबी उनकी नज़र में कुछ खास प्रभावशाली नहीं थी। कार्तिक, बद्रीनाथ और बाकी लोग यह अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक पाए कि कॉन्सर्ट इतनी शांत है। शायद उसके पास कांस्य कवच वाली ज़ोंबी से निपटने का कोई तरीका होगा। आखिरकार कॉन्सर्ट सम्राट दायरे की एक शक्तिशाली शक्ति थी। बद्रीनाथ जल्दी से आगे बढ़े और झुके। ऐसा लगता है कि कॉन्सर्ट को जाने की कोई जल्दी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि कॉन्सर्ट के पास कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी से निपटने के लिए कोई अच्छी योजना है? टीना, जो शुरू में चिंतित थी, ने तुरंत राजमेहरा की ओर देखा। ये सही है। जब उसके चचेरे भाई ने कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी शब्द सुने तो वह शांत हो गया था। इसका मतलब था कि उसके पास पहले से ही उनसे निपटने का एक तरीका था। राजमेहरा ने थोड़ा मुस्कुराया। उनसे निपटने के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस उनकी कमजोरी का फायदा उठाओ और उन्हें घातक चोट पहुंचाओ। कमजोरी? सबकी आंखें चमक उठीं। कॉन्सर्ट ने पहले ही इतना कुछ कह दिया था, जिससे पता चलता था कि उसके पास कांस्य बख्तरबंद ज़ॉम्बी से निपटने का एक तरीका जरूर था। राजमेहरा ने सिर हिलाया। कांस्य बख्तरबंद ज़ॉम्बी की बाहरी सुरक्षा बहुत मजबूत है। यही इसकी खूबी है। इसमें बंद भूत आत्मा सिर्फ एक आत्मा शरीर है। ये बहुत कमजोर है और यही इसकी कमजोरी है। ये सुनकर सभी ने चुपचाप सिर हिलाया। दहाड़! इससे पहले कि कोई कुछ पूछ पाता, पीछे से एक हिंसक भूत आभा उमड़ पड़ी। एक कांस्य बख्तरबंद ज़ॉम्बी ने अपना खूंखार मुंह खोला और सभी पर झपट पड़ा। सभी के सिर सुन्न हो गए और वे जल्दी से राजमेहरा की ओर बढ़े। इस समय राजमेहरा का पक्ष एक पवित्र भूमि की तरह था, जिसने उन्हें उनकी सुरक्षा की एकमात्र भावना दी। बच्चों, अपना सिर घुमाओ। इस बदसूरत चीज को मत देखो, राजमेहरा ने धीरे से कहा और 5 वज्र रूढ़िवादी को सक्रिय करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। धमाका! साफ आसमान में एक गड़गड़ाहट हुई। 1000 फीट लंबी लाल बिजली की बोल्ट ने कांस्य बख्तरबंद ज़ॉम्बी के सिर पर इतनी जोर से प्रहार किया कि वह जमीन को चकनाचूर कर सकता था। फिर उसने काला धुआं देखा। अतुलनीय रूप से क्रूर कांस्य बख्तरबंद ज़ॉम्बी तुरंत बिना हिले डुले धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। बिजली तकनीक! हे भगवान, ये प्रामाणिक 5 वज्र रूढ़िवादी है। बद्रीनाथ सबसे पहले चिल्लाया। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि लाल गड़गड़ाहट 5 तत्वीय दिव्य गड़गड़ाहट की अग्नि आधारित दिव्य गड़गड़ाहट में से एक थी। ये दिव्य बिजली अत्यंत शक्तिशाली थी और भूतों की प्राकृतिक शत्रु थी। बिजली का एक बोल्ट एक कांस्य कवच वाले ज़ॉम्बी को मारने के लिए पर्याप्त था, और इस तरह के दिव्य वज्र को बुलाने में सक्षम होने के लिए ये निस्संदेह 5 थंडर ऑर्थोडॉक्सी होना चाहिए। उपस्थित सभी लोग चौंक गए। जैसा कि अपेक्षित था, कॉन्सर्ट की नज़र में ये कांस्य कवच वाले शव उल्लेख के लायक नहीं हैं। आह, मुझे वास्तव में शर्म आ रही है। हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन दुष्ट भूत को खत्म करने में असमर्थ रहे। अंत में हमें कॉन्सर्ट को कार्रवाई करने के लिए परेशान करना पड़ा। कार्तिक, कमलेश और अन्य लोग विस्मय और प्रशंसा में थे। टीना ने चुपचाप सिर हिलाया। अभी अभी अपनी घबराहट में वह वास्तव में भूल गई थी कि उसका चचेरा भाई एक शक्तिशाली व्यक्ति था। ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्य में समस्याओं का सामना करने पर अपने चचेरे भाई के बारे में सोचना होगा। संरक्षक, कृपया योधराज शहर में शांति लौटाएं। ब्रिजेश आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक कहा। कॉन्सर्ट इतनी शक्तिशाली थी कि वह आसानी से इस अराजकता को शांत कर सकती थी। राजमेहरा ने सिर हिलाया।
वह इन भूतों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार था। उसके बाद उन्होंने उसे आसमान में उड़ते देखा। वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए हवा में 1000 फीट ऊपर तैर रहा था। उसने अपनी लंबी गोरी उंगलियां उठाईं और एक रहस्यमयी लाल मुहर बनाई। जाओ, राजमहरा ने मुहर को योधराज शहर की दिशा में फेंक दिया। 2 से 3 सेकंड के बाद योधराज शहर के ऊपर आसमान में अचानक एक गहरा लाल गरजता हुआ बादल दिखाई दिया। गरजते बादल में अनगिनत लाल बिजली के बोल्ट एक शक्तिशाली गति के साथ अंतहीन रूप से गरज रहे थे। धमाका! फिर बाढ़ के द्वार की तरह गरजते बादल ने लाखों भयानक लाल दिव्य बिजली छोड़ी। जब ये दिव्य बिजली योधराज शहर में उतरी तो एक बहरा विस्फोट हुआ। ब्रिजेश और अन्य लोग हवा में सफ़ेद आकृति को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें अपार प्रशंसा महसूस हुई। अध्याय 58 सेजल राष्ट्र के उत्तर में 3 मिलियन मील दूर एक घनी घाटी में अथाह काले तालाब के नीचे भूत संप्रदाय का स्थान था। इस समय भूत संप्रदाय की एक गुप्त गुफा में खून चमक रहा था। 0 से 100 से अधिक रक्त रंग की रोशनी इकट्ठी हुई थी। उन्हें इकट्ठा करने वाला व्यक्ति भूत संप्रदाय का संप्रदाय गुरु राजेश वेन था। धमाका! अचानक पहली रक्त रंग की रोशनी कट गई। राजेश ने भौहें सिकोड़ी। कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी मारा गया। उसके हाथ में रक्त रंग की रोशनी कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी के साथ उसका रक्त अनुबंध था। चाहे कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी कितनी भी दूर क्यों न हो, वह इस रक्त प्रकाश के माध्यम से उन्हें नियंत्रित कर सकता था। जब रक्त प्रकाश टूट गया तो इसका मतलब था कि संबंधित कांस्य बख्तरबंद ज़ोंबी समाप्त हो गया था। राजेश शांत हो गया और वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मेरे पास सैकड़ों कांस्य कवचधारी लाशें हैं, तो क्या हुआ अगर एक मर गई? उसने अनुमान लगाया कि सेजल राष्ट्र ने इस कांस्य कवचधारी लाश को मारने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी, अन्यथा और भी कांस्य कवचधारी लाशें मर जाती। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद उसने पाया कि कोई और कांस्य कवचधारी लाश नष्ट नहीं हुई। इसने अप्रत्यक्ष रूप से उसके अनुमान की पुष्टि की। एक और समय बीत गया। धमाका! दूसरी रक्त बत्ती टूट गई। राजेश ने अपना सिर हिलाया और उपहास किया। तुम लोगों ने इतने लंबे समय के बाद ही एक और को मार डाला। ब्रिजेश, तुम वास्तव में एक अक्षम और बेकार सम्राट हो। जब उसने कांस्य कवचधारी लाश का सामना करने पर ब्रिजेश की भयानक स्थिति के बारे में सोचा तो राजेश को बेवजह संतुष्टि महसूस हुई। मैं देखना चाहता हूं कि तीसरे कांस्य कवचधारी लाश को मारने में तुम्हें कितना समय लगेगा। धमाका! 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 जैसे ही राजेश ने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में लगी रक्त की रोशनी पागलों की तरह फूट पड़ी। बस 1 या 2 सेकंड में सारी रक्त की रोशनी गायब हो गई। क्या हो रहा है? मेरे कांस्य बख्तरबंद लाशों को पलक झपकते ही क्यों मार दिया गया? राजेश चौंक कर खड़ा हो गया। उसे लग रहा था कि ब्रिजेश ने एक अद्वितीय शक्ति को आमंत्रित किया है, क्योंकि वह भी सर्वोच्च वर्चस्व क्षेत्र में एक संप्रदाय गुरु इतने कम समय में 100 से अधिक कांस्य बख्तरबंद लाशों को मारने में असमर्थ था। जिस व्यक्ति ने हमला किया है वह या तो भयानक रूप से शक्तिशाली है या एक शीर्ष भूतिया साधक है। राजेश अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। दोनों ही संभावनाओं ने उसे बेहद परेशान कर दिया। इस समय उसके सामने एक काली आकृति दिखाई दी। काले लबादे में एक आदमी ने कहा, संप्रदाय गुरु, मैंने पाया कि अभी अभी योधराज शहर के ऊपर आसमान में एक भयानक वज्रपात हुआ है। हमारे कांस्य बख्तरबंद लाश इस वज्रपात से नष्ट हो गए होंगे। यह एक वज्रपात तकनीक है। जब राजेश ने यह सुना तो उसकी आंखों में विस्मय का भाव प्रकट हुआ। ऐसा भयानक वज्रपात कौन कर सकता है? काली आकृति राका ने कहा, संप्रदाय गुरु, ब्रिजेश को कोई शक्तिशाली समर्थक मिल गया होगा। बेहतर होगा कि हम सेजल राष्ट्र पर हमला करना अस्थायी रूप से बंद कर दें। नहीं, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। राजेश ने अपने दांत पीस लिए। मैंने बहुत इंतजार कर लिया है। ब्रिजेश बहुत लंबे समय से सम्राट है। उसे बहुत पहले ही सिंहासन से हटा दिया जाना चाहिए था। जब उसने सोचा कि वह वास्तव में सिंहासन की लड़ाई में अपने बेकार भाई ब्रिजेश से कैसे हार गया था तो राजेश क्रोधित हो गया। सिंहासन की लड़ाई में असफल होने के बाद उसने ब्रिजेश द्वारा मारे जाने के भाग्य से बचने के लिए मृत्यु का नाटक किया और भूत संप्रदाय में आ गया। एक दिन ब्रिजेश से बदला लेने के लिए उसने सभी प्रकार की रणनीति के बारे में सोचा और सैकड़ों बुरी तकनीकों का इस्तेमाल किया, इससे पहले कि वह अंततः भूत संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख बन गया। उसने सोचा था कि 100 से अधिक कांस्य बख्तरबंद लाशों और दुर्भावनापूर्ण भूतों के साथ, जिन्हें उसने परिष्कृत किया था, वह जल्दी से योधराज शहर को शुरुआती बिंदु के रूप में लेकर सेजल राष्ट्र के सभी शहरों पर कब्जा कर सकता था। अप्रत्याशित रूप से एक दिन से भी कम समय में कांस्य बख्तरबंद लाश और दुर्भावनापूर्ण भूत सभी मारे गए। इतने बड़े बदलाव ने राजेश को चौंका दिया। हालांकि राजेश 13 साल की छोटी सी अवधि में एक अज्ञात व्यक्ति से भूत संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख बनने में सक्षम था। उसकी रणनीति स्वाभाविक रूप से असाधारण थी। शांत होने के बाद उसने हरी रोशनी की एक गेंद निकाली। अगर हम इसे खुले तौर पर नहीं कर सकते तो हम इसे अंधेरे में करेंगे। मैंने अभी अभी नेचुरल सेंट कॉप्स से लाश के जहर के इस समूह को परिष्कृत किया है। एक बार जब आप गलती से इसे अंदर ले लेंगे तो आप जल्दी ही एक ज़ोंबी बन जाएंगे। इसके साथ ही उसने लाश का जहर राका पर फेंक दिया। राका ने इसके बारे में सोचा और कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं जहर छोड़ने के लिए इंपीरियल पैलेस जाऊं? राजेश ने सिर हिलाया।
ये सही है, आपके पास एक प्राकृतिक भूतात्मा शरीर है। आप अदृश्य हो सकते हैं। एक बार जब आप अपनी आभा छिपा लेते हैं तो आप सभी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। मेरे अनुमान के अनुसार ब्रिजेश आज रात महल में एक भव्य भोज का आयोजन करेगा ताकि उसकी मदद करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जा सके। आप इस अवसर का उपयोग महल में लाश का जहर फैलाने के लिए कर सकते हैं। राका ने सिर हिलाया। ये कदम वास्तव में बहुत ही भयावह था और इससे बचना मुश्किल था। महल में गोल्डन ड्रैगन फॉर्मेशन से सावधान रहें। राजेश उसे याद दिलाना नहीं भूला। सेजल राष्ट्र के शाही महल की रखवाली करने वाला एक विशाल गोल्डन ड्रैगन फॉर्मेशन था। ये व्यू देश की स्थापना की शुरुआत में बनाया गया था। यह एक शुद्ध यांग स्तर का व्यूह था। चाहे भूत हो या भूतिया साधक, उनमें से कोई भी आसानी से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। यही कारण था कि राजेश अपने उच्च साधना स्तर के बावजूद महल में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद संप्रदाय गुरु। मैं निश्चित रूप से आपके आदेशों को विफल नहीं करूंगा। राका का स्वर दृढ़ था। उसका भूत आत्मा शरीर पहले से ही गठन क्षेत्र में विकसित हो चुका था और वह शून्य में विघटित हो सकता था, जो उसके भूत आभा को काफी हद तक छिपा सकता था। उसे विश्वास था कि वह गोल्डन ड्रैगन गठन को ट्रिगर किए बिना सेजल राष्ट्र के शाही महल में घुस सकता है। रात में ब्रिजेश ने राजमहरा और टीना को शाही महल की जश्न पार्टी में आमंत्रित किया। राजमहरा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए उसने इंपीरियल सिटी के सभी प्रभावशाली अधिकारियों को बुलाया। एक पल के लिए सभी ने राजमहरा को चूमा। उसके सामने एक देश के शक्तिशाली राजा ब्रिजेश के पास व्यवहारिक रूप से हस्तक्षेप करने का मौका भी नहीं था। हालांकि ब्रिजेश ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी एक बड़ी हस्ती थी। सेजल राष्ट्र के शाही महल में उनकी उपस्थिति ने पहले ही शाही महल को गौरवान्वित कर दिया था। वे बहुत भाग्यशाली थे कि उन्हें महारानी के पति के साथ भोजन करने का मौका मिला। 3 बार शराब पीने के बाद राजमहरा ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं। शाही महल में लंबे समय से व्याप्त आध्यात्मिक भावना ने असामान्य उतार चढ़ाव का संकेत पाया। मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगे, राजमहरा ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा। योधराज नगर में भूतों का विनाश एक बड़ी बात थी। उन्हें यकीन था कि पर्दे के पीछे का व्यक्ति निश्चित रूप से चुपचाप नहीं बैठेगा। जैसी कि उम्मीद थी, दूसरा पक्ष खुद को रोक नहीं सका और शाही महल में घुसपैठ कर ली। इस समय राका ने शाही महल में घुसने से पहले अपनी आभा को छिपाने की पूरी कोशिश की। उसने ऊपर देखा और पाया कि मुख्य हॉल चमक रहा था। जब उसने हवा में शराब और मांस की खुशबू सूंघी तो वह खुद को रोक नहीं सका और मुस्कुराया। जब मैं लाश का जहर छोड़ूंगा तो तुम लोग हंस नहीं पाओगे। उसने सावधानी से अपनी आभा को नियंत्रित किया और हरे प्रकाश के साथ टिमटिमाते हुए लाश के जहर को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। उफ! अचानक उसके सामने एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी, मानो भगवान उतर आए हों। राका को एक विशाल आध्यात्मिक भावना महसूस हुई जो प्राचीन काल से आती हुई प्रतीत हुई, जिसने तुरंत उसे जकड़ लिया। आसमान में एक सुनहरा धुंधला मानव चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, हालांकि राका भयानक दबाव महसूस कर सकता था। हे भगवान, क्या ये हो सकता है कि ब्रिजेश ने मदद के लिए एक अमर व्यक्ति से पूछा हो? राका को अचानक इस तरह से घुसने का पछतावा हुआ। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, हवा में एक आवाज गूंजी। तो आपके पास एक भूत आत्मा का शरीर है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने चालाक हैं। उफ! कहीं से एक विशाल सुनहरा हथेली प्रकट हुई और राका को पकड़ लिया और उसे शून्य में डुबो दिया। पलक झपकते ही जब राका को होश आया तो वह पहले से ही दिव्य शक्ति के एक धागे से बंधा हुआ था और शाही महल के मुख्य हॉल में जमीन पर पड़ा था। उसने ऊपर देखा और देखा कि उसके सामने एक बेहद खूबसूरत आदमी बैठा है। 4 प्यारे जुड़वां बच्चे उस आदमी को घेरे हुए थे। वह इतना छोटा है, फिर भी इतना शक्तिशाली है। ये शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? जब राका का सामना राजमहरा से हुआ तो वह तुरंत डर गया। अध्याय 59। राका अचानक हॉल के बीच में प्रकट हुआ और भीड़ ने तुरंत उस पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रिजेश और अन्य लोग चौंक गए। अचानक एक अजनबी क्यों आ गया? सभी ने जल्दी से राजमहरा को देखा और तुरंत समझ गए। कॉन्सर्ट ने उसे पकड़ने और हॉल में लाने के लिए किसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया होगा। राका ने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान। ब्रिजेश ने जल्दी से डांटा, क्या भगवान? आपके सामने वाला व्यक्ति कॉन्सर्ट है। राका थोड़ा कांप गया और राजमहरा को विस्मय से देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यक्ति इतना युवा, सुंदर और शक्तिशाली था। तो वह महारानी मिस्टिक आइस का आदमी था। महारानी मिस्टिक आइस उत्तरी मिस्टिक स्वर्ग में बेहद प्रसिद्ध थीं। वह एक प्रतिभाशाली थीं। उसका आदमी भी स्वाभाविक रूप से एक प्रतिभाशाली था। इस समय राजमहरा ने शांति से कहा, तुम महल में घुसकर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? राका ने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की और राजमहरा के दबाव में वह केवल स्पष्ट रूप से कह सका, पत्नी, मुझे संप्रदाय के गुरु ने चुपके से अंदर घुसने और लाश का जहर छोड़ने का आदेश दिया था। जैसे ही उसने बात की, उसने लाश के जहर को प्रकाश की एक हरी गेंद के रूप में प्रकट किया। लाश के जहर को देखने के बाद राजमहरा की निगाहें ठंडी हो गईं। अगर कोई गलती से इस प्राकृतिक संत लाश के जहर को थोड़ा भी अंदर ले लेता है तो वह शायद पलक झपकते ही ज़ोंबी बन जाएगा। उसके पास अजेय निषेध था और वह लाश के जहर को अनदेखा कर सकता था। हालांकि अगर उसके बगल में बच्चे उससे थोड़ा भी दूर होते तो वे अजेय निषेध से सुरक्षित नहीं होते।
एक बार जब महल लाश के जहर से भर जाता तो यह वास्तव में बच्चों के लिए खतरा बन जाता। बच्चों के अलावा टीना और वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी निर्दोष थे। अगर वे लाश के जहर से संक्रमित हो जाते तो परिणाम अकल्पनीय होते। भले ही वह सबको बचाने के लिए एक दिव्य गोली बना सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जहर छोड़ने वाले को माफ किया जा सकता था। जब उसने ये सोचा तो राजमेहरा के दिल में फिर से हत्या की तीव्र इच्छा जाग उठी। वह एक आलसी और आलसी व्यक्ति था। हालांकि अगर कोई उसकी बेटियों या उसके करीबी लोगों को खतरे में डालने की हिम्मत करता तो वे उसके प्राणघातक दुश्मन बन जाते। जब उन्होंने राजमेहरा के गुस्से को महसूस किया तो वहां मौजूद सभी लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए। पत्नी दुखी दिख रही थी, किसी को तकलीफ होने वाली थी। ब्रिजेश ने जल्दी से राका से पूछा, तुम किस संप्रदाय से हो? तुमने ऐसा क्यों किया? ओह, राजमेहरा की राक्षस आध्यात्मिक भावना राका के भूत आत्मा शरीर के लिए बेहद खतरनाक थी। राजमेहरा ने राक्षस आध्यात्मिक भावना को थोड़ा ही मजबूत किया, इससे पहले कि राका को जमीन पर धकेल दिया जाता और वह बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ हो जाता। राका समझ गया, कॉन्सर्ट उसे चेतावनी दे रहा था। अगर उसने कुछ भी गलत कहा तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। कंसेंट, मैं भूत संप्रदाय से हूँ। संप्रदाय का मास्टर राजेश है। राजेश का नाम सुनते ही ब्रिजेश और रईसों के हाव भाव एकदम बदल गए। पता चला कि राजेश मरा नहीं था, बल्कि भूत संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर बन गया था। राका ने आगे कहा, क्योंकि वह 13 साल पहले सिंहासन के लिए लड़ाई में हार गया था, इसलिए उसने एक शिकायत रखी और कांस्य बख्तरबंद लाश को परिष्कृत करने की कोशिश की ताकि वह अपने भूतिया साधकों को सेजल राष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए ले जाए। आज जब उसने देखा कि कांस्य बख्तरबंद लाशें सभी मर चुकी थीं, तो उसने मुझे पूरे महल को नुकसान पहुंचाने और उसकी महत्वाकांक्षा को साकार करने में मदद करने के लिए इस भयावह कदम के बारे में सोचा। ब्रिजेश ने गुस्से में अपनी जांघ थपथपाई। राजेश, बदला लेने के लिए तुम वास्तव में बहुत क्रूर और दुष्ट हो। तुमने पहले ही योधराज शहर के 300,000 नागरिकों को नुकसान पहुंचाया है। क्या तुम अब भी चाहते हो कि पूरा सेजल राष्ट्र धरती पर नरक बन जाए? राजेश, कोई आश्चर्य नहीं कि पिता तुम्हें राजगद्दी नहीं देना चाहते थे। उन्हें पहले से ही पता था कि तुम एक क्रूर व्यक्ति हो। वहां उपस्थित कुलीन लोग भी बहुत क्रोधित थे। तारांकन, YLIC, यह अफवाह है कि भूत संप्रदाय पूरे उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में शीर्ष 10 संप्रदायों में से एक है। इसके अंतर्गत 1 लाख से अधिक भूतिया साधक हैं। राजेश ने वास्तव में ऐसा काम किया। कितना अमानवीय। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो सभी को एक डर महसूस हुआ। भूत संप्रदाय के 1 लाख भूतिया साधक सभी बहुत शक्तिशाली थे। अगर आज संयोग से कॉन्सर्ट नहीं आ जाता तो शायद सभी लोग रात भर नहीं टिक पाते। राजमेहरा ने अपने गिलास में शराब का आखिरी घूंट खत्म किया और टीना की ओर देखने लगा। बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने ले जाओ। टीना ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। वह राजमेहरा के गुस्से को समझ सकती थी और स्वाभाविक रूप से जानती थी कि राजमेहरा क्या करने जा रहा है। बच्चों, डैडी को बाहर कुछ काम है, वह जल्दी ही वापस आ जाएंगे। राजमेहरा ने अपनी बेटियों को प्यार से देखा और एक सौम्य मुस्कान बिखेरी। हाँ हाँ, चिंता मत करो पिताजी, हम ठीक रहेंगे। छोटी लड़कियों के मुंह खाने से भरे हुए थे और वे आज्ञाकारी ढंग से अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपका रही थीं। राजमेहरा मुस्कुराए और चुपचाप शाही महल को एक अत्यंत शक्तिशाली रक्षात्मक संरचना का आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने पलटकर राका को ठंडी निगाह से देखा और उसके साथ हॉल में गायब हो गए। घाटी में जहां भूत संप्रदाय स्थित था, राजमेहरा काली झील के ऊपर हवा में तैरते हुए नीचे की ओर देखने लगे। राका ने सम्मानपूर्वक कहा, पत्नी, काली झील से 10,000 फीट नीचे 50,000 किलोमीटर की परिधि वाली एक खुली दुनिया है। ये वह जगह है जहां भूत संप्रदाय है। राजमेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। राका ने चापलूसी से कहा, मुझे नीचे जाने का एक शॉर्टकट पता है। किसने कहा कि मैं नीचे जा रहा हूँ? राजमेहरा ने राका को बीच में टोका। उसी समय उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए और अपने शरीर में सम्राट दायरे के सच्चे सार को प्रसारित किया। पंचतत्वों में छिपी हुई पंचतत्वीय बिजली की ऊर्जा तुरंत ही उसकी हथेली में एकत्रित हो गई और उसके चारों ओर 5 रंगों वाली एक मोहर बन गई। मोहर में गड़गड़ाहट की शक्ति को महसूस करते हुए भूत आत्मा शरीर राका अपनी बुद्धि से डर गया। वह सभी को मारना चाहता है। राका तुरंत राजमेहरा के इरादे को समझ गया। अगर ऐसी भयानक बिजली की शक्ति को बुलाया गया तो ब्लैक लेक के मात्र 10,000 फीट की बात तो भूल ही जाए, लेकिन नीचे भूत संप्रदाय भी बर्बाद हो जाएगा। गड़गड़ाहट। राजमेहरा द्वारा मोहर को बाहर फेंकने के बाद आकाश में गड़गड़ाहट हुई। 3 सेकंड से भी कम समय में 500 किलोमीटर की परिधि वाला एक 5 रंग का गरजता हुआ बादल रात के आसमान को रोशन कर दिया और राजसी ढंग से आकाश में तैर गया। इतने बड़े और भयानक गरजते बादल को देखकर राका दुखी होकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। भूत संप्रदाय आज रात के बाद निश्चित रूप से इतिहास बन जाएगा। धमाका। इस समय एक वज्रपात हुआ। लाखों घने 5 रंग के गरजते बादल तुरंत गिरे। खून के प्यासे क्रूर ड्रैगन की तरह वे घाटी में घुस गए। धमाका धमाका धमाका। फिर अनगिनत विस्फोटों की आवाज आई। काली झील का पानी तुरंत सूख गया और पूल के तल पर जमीन पर बिजली के अनगिनत बोल्टों ने छेद कर दिया और फिर टुकड़ों में फट गया। जल्द ही नीचे भूत संप्रदाय ने 10 लाख बिजली के बोल्ट आसमान से उतरते देखे।
अनगिनत बिजली के ड्रैगन भूत संप्रदाय की सभी इमारतों पर उतरे और अनगिनत भूतिया साधकों पर निर्दयता से फट पड़े। भगवान, बिजली अचानक हमारे संप्रदाय पर हमला क्यों करेगी? ऐसी भयानक बिजली स्वर्गीय क्लेश जैसी लगती है। क्या ये हो सकता है कि हमने स्वर्ग को नाराज कर दिया? हम मिट जाएंगे। तेज धमाके के बीच बिजली चमकी और हर जगह चट्टानें उड़ी, मानो दुनिया का अंत हो गया हो। चाहे भूतिया साधक किसी भी लोक में हों, वे सभी 5 रंगों वाली बिजली की विपत्ति से तुरंत धूल में बदल गए। मूल रूप से 1000 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी जहां भूत संप्रदाय का मुख्य हॉल था, उसे आधे अगरबत्ती को जलाने में लगने वाले समय में ही ध्वस्त कर दिया गया था। इस अचानक दृश्य ने भूत संप्रदाय के सभी भूतिया साधकों को दुनिया के खत्म होने का डर महसूस कराया। अध्याय 60। बाहर भयानक गड़गड़ाहट सुनकर गुप्त कमरे में साधना कर रहे राजेश कांप उठे। वह जल्दी से उठकर गुफा के प्रवेश द्वार पर चला गया और फिर ऊपर देखा। रात के आकाश में एक विशाल 5 रंग का गरजता हुआ बादल तैर रहा था। गरजते बादल में 5 रंग की बिजली अंतहीन रूप से तैर रही थी और वे विशाल गति वाले विशाल ड्रैगन की तरह थे। इस गरजते बादल की रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे सभी जीव चींटियों की तरह महत्वहीन हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि राका उस शक्तिशाली आकृति से बच नहीं पाया। उसे पावर हाउस ने पकड़ लिया होगा और हम सभी को मारने के लिए पावर हाउस को यहाँ लाया होगा। राजेश का चेहरा डर से भर गया। ब्रिजेश, तुम वाकई भाग्यशाली हो, राजेश ने नाराजगी के साथ खुद से सोचा। जब उसने दूर तक देखा तो उसने देखा कि संप्रदाय की आधी से ज्यादा इमारतें नष्ट हो चुकी थीं। जल्द ही पूरा संप्रदाय धराशायी हो गया। संप्रदाय के 100,000 भूतिया साधकों के लिए क्या वे उस शक्तिशाली व्यक्ति के सामने अभी भी जीवित रह सकते थे? ब्रिजेश, भूत संप्रदाय चला गया है, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। एक दिन मैं तुम्हें बिना किसी दफन के मरने दूंगा। राजेश एक प्रेत में बदल गया और अराजकता के बीच भागने वाला था। धमाका! अचानक एक बहुत बड़ी ताकत ने उसके सीने पर प्रहार किया और उसके आंतरिक अंगों को लगभग चकनाचूर कर दिया। उसके सामने सफेद कपड़े पहने एक सुंदर आदमी खड़ा था। सफेद वस्त्र पहने आदमी के बगल में गिड़गिड़ाता हुआ राका था। संप्रदाय गुरु, जिस व्यक्ति को ब्रिजेश ने आमंत्रित किया है वह संगिनी है। राका ने असहाय होकर आह भरी। संगिनी! राजेश ने भयभीत निगाहों से राज मेहरा को देखा। क्या यह महारानी मिस्टिक आइस का आदमी था? दूसरी बार सोचने पर, जैसा कि महारानी मिस्टिक आइस ने सोचा था, उस व्यक्ति से उम्मीद थी। उसकी ताकत वाकई भयानक थी। इतना भयानक वज्र बादल बनाने में सक्षम होने के लिए केवल वज्र कला में उसकी सिद्धियां ही दिव्य थीं। चूंकि तुम्हारा कार्य पूरा हो गया है, इसलिए तुम मर सकते हो। राजमेहरा ने राका को टुकड़ों में कुचलने के लिए राक्षस आध्यात्मिक इंद्रिय का उपयोग किया। राक्षस आध्यात्मिक इंद्रिय के बारे में भयानक बात यह थी कि यह धर्म मूर्तियों, आत्मा शरीरों और आध्यात्मिक ऊर्जा या मानसिक शक्ति द्वारा निर्मित अन्य प्राणियों के लिए बेहद घातक थी। तो इस बार राका मर चुका था। राक्षस आध्यात्मिक इंद्रिय के दमन के तहत उसका तथाकथित गठन क्षेत्र भूत आत्मा शरीर पूरी तरह से बेकार था। राजमेहरा को इतनी जल्दी राका को मारते देख राजेश की सांसें थम सी गई। यह आदमी बहुत निर्दयी था। पत्नी, माफ करना। राजेश को यकीन था कि राजमेहरा उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने अपने शरीर में मौजूद सारी भूतिया आभा को इकट्ठा किया और उसे एक बड़ी भूतिया तलवार में बदल दिया, जो राजमेहरा के सिर पर वार कर गई। क्या तुम जल्दी मरना चाहते हो? राजमेहरा ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसके दाहिने हाथ ने तुरंत 5 तत्वीय बिजली का एक गोला इकट्ठा किया और उसने उसे राजेश पर फेंक दिया। धमाका! बिजली के उस भयानक गोले ने लाखों किलोग्राम बिजली की शक्ति वाली भूतिया तलवार को निगल लिया और राजेश के शरीर में जा घुसी। आह! चीखने के बाद राजेश के टुकड़े टुकड़े हो गए। राजमेहरा ने पलटकर देखा। इस समय पूरा भूत संप्रदाय जमीन पर गिर चुका था। अपने हाथ की एक सहज लहर के साथ उसने वज्रपात को दूर कर दिया और वापस लौटने के लिए अपने दिव्य आंदोलन कंगन को सक्रिय कर दिया। जब राजमेहरा सेजल राष्ट्र के मुख्य हॉल में लौटे तो वहां मौजूद सभी लोगों ने चौंकने वाले भाव प्रकट किए। अफवाह है कि भूत नियंत्रण संप्रदाय में 100,000 भूतिया साधक हैं। इस बार वापस लौटने में कॉन्सर्ट को केवल आधा घंटा लगा। यह राजमेहरा के जाने से लेकर भूत संप्रदाय के नष्ट होने तक के समय की सावधानीपूर्वक गणना करने के बाद फैंग वू, झांग यूपेंग, यू युवानजुन और अन्य मार्शल कलाकार चौंक गए। महारानी का पति वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इसके बारे में सोचने के बाद हर कोई केवल आहें भर सकता था। रात में राजमेहरा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसने एक हाथ वाले वानर राजा की भंडारण अंगूठी निकाली और उसे खोजा। वे हैं एक अनुभवी दानव शक्ति से जैसी उम्मीद थी। भंडारण अंगूठी में वास्तव में बहुत सारी चीजें हैं। राजमेहरा ने पाया कि अंदर कम से कम 10,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और 200 स्वर्ग श्रेणी की गोलियां थीं। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि राजमेहरा ने एक हस्तलिखित तलवार की किताब भी खोजी। कुछ पन्ने पढ़ने के बाद राजमेहरा ने निर्धारित किया कि यह एक हाथ वाले वानर राजा की तलवार के मार्ग की अपनी समझ थी। उनमें से विशेष बात यह थी कि उसने एक राक्षस के शरीर के साथ मानव तलवार कला को कैसे अवशोषित और संतुलित किया। इस तलवार मैनुअल को उच्च श्रेणी स्वर्ग श्रेणी साधना विधि पुस्तिका कहा जाना चाहिए। अगर मैं एक साधारण तलवार साधक होता तो मैं शायद इस तलवार मैनुअल को एक दुर्लभ खजाने के रूप में मानता। दुर्भाग्य से मैं नहीं हूं। राजमेहरा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया।
उनकी अनंत तलवारबाजी एक उच्च श्रेणी संत श्रेणी साधना तकनीक थी। एक हाथ वाले वानर राजा की यह तलवार मैनुअल अनंत तलवारबाजी से कहीं कमतर थी। जैसे ही राजमहरा तलवार की किताब को अपने भंडारण रिंग में फेंकने वाले थे, तलवार की किताब से एक पतला भूरा चर्मपत्र गिर गया। राजमहरा ने तुरंत बकरी की खाल को खोला और महसूस किया कि उस पर कुछ हाथ से बनाए गए नक्शे थे। नक्शे पर 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र का आकार बनाया गया था और कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया था। राजमहरा ने महसूस किया कि ये सभी निशान राक्षस जानवरों के आकार के थे। क्या ये हो सकता है कि इस नक्शे में 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में राक्षसों का वितरण नक्शा हो? राजमहरा की आंखें चमक उठीं। जब उसने ध्यान से इसकी पुष्टि की तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह नक्शा संभवतः 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र के राक्षसों का वितरण नक्शा था। जैसी कि उम्मीद थी, एक हाथ वाले वानर राजा के पास काफी अच्छी चीजें थीं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह बकरी की खाल बहुत पुरानी थी और संभवतः वर्तमान राक्षस जाति से बहुत अलग थी, लेकिन ये कुछ न होने से बेहतर था। इस समय राजमहरा को 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में छिपे राक्षसों के बारे में गहरी समझ थी। हंसी टिल्डा। इस समय बिस्तर से हल्की हंसी की आवाज आई। राजमहरा ने पलटकर देखा और देखा कि अनन्या अपने हाथ में अलीशा के पैर पकड़े हुए थी। दोनों लड़कियां सो रही थीं, लेकिन अनन्या एक सपने में लग रही थी। अनन्या ने अपने छोटे से हाथ से अलीशा के पैरों के तलवे को खुजलाया और खाना खाते समय नींद में ही बोली, छोटा भालू, तुम्हारे हाथों पर बाल क्यों नहीं हैं? राजमहरा ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तो अनन्या ने अलीशा के पैरों को भालू के पंजे समझ लिया था। छोटा भालू उपनाम शायद उस भालू की कहानी से लिया गया था जो राजमहरा ने उन्हें सुनाई थी। ऐसा लग रहा था कि अनन्या पर इस कहानी का गहरा असर था, नहीं तो वह सपने में छोटे भालू के साथ नहीं खेलती। यह महसूस करते हुए कि अलीशा की हंसी तेज होती जा रही है, राजमहरा ने जल्दी से उसके पैर धीरे से हटा दिए। अगर अनन्या खुजलाती रही तो शायद छोटी बच्ची जाग जाएगी। हालांकि राजमहरा भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपनी उंगलियों से अलीशा के पैरों को 2 बार खुजाया। छोटी बच्ची को अपने पैर हिलाते और खिलखिलाते देखकर राजमहरा को गर्व महसूस हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अलीशा इतनी गुदगुदी करेगी, जबकि वह आमतौर पर इतनी शांत रहती है। अपनी बेटी के छोटे से रहस्य को जानने के बाद राजमहरा उपलब्धि की भावना से भर गया। इस डर से कि अलीशा जाग जाएगी, उसने जल्दी से छोटी लड़की को गले लगा लिया। जल्द ही छोटी लड़की गहरी नींद में सो गई। रात ऐसे ही बीत गई। अगली सुबह राजमहरा और टीना बच्चों के साथ सैजल राष्ट्र के शाही महल से निकल गए और परमारंभ पवित्र भूमि की ओर चल पड़े। टेरा स्वर्ग। देवनाथ वंशी टेरा सम्राट जिसने 300,000 देशों पर शासन किया, स्वर्गीय मूल महल में रहता था। इस समय स्वर्गीय मूल महल के हरम में देवनाथ वंशी एक सुंदरी को अपनी बाहों में लेकर शराब पी रहा था और बातें कर रहा था। कुछ ही देर में वंश जल्दी से अंदर आ गया। वंश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पिताजी, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि नॉर्थ मिस्टिक हेवन के कमांडर कनिका ने उसे बचाने के लिए स्टेलरिस्की राष्ट्र में लोगों को लाया है। स्टेलरिस्की साम्राज्य के राजा और राजकुमार को पीटा गया क्योंकि उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी।